हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 3 SCM पेपर नंबर 16 CMA फाइनल वालों। दिस इज ये एक्सक्लूसिवली बैच फॉर यू, एक्सक्लूसिवली फॉर CMA। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले फ्रेंडशिप डे पे मेरे दोस्त ने मेरा गिफ्ट किया, अच्छा लग रहा ना गाइस? बताओ। टीचिंग विद पैशन फ्रेंड्स पे आ जाओ। तो सर कल अब सबसे पहले डेमो लेक्चर 1 में अपन ने क्या चालू किया था? अपन ने पूरा बेसिक्स मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन बैच कैसी होने वाली है, कौन से बुक्स आपको मिलने वाली है, क्या 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 क्या। फिर कल के इसमें अपन ने एक्चुअली पढ़ना चालू किया था और एक्चुअली अपन ने 2 चैप्टर का थोड़ा ग्लिम्स पढ़ लिया। मतलब चैप्टर नंबर 1 का क्या पढ़ लिया था बताओ? इधर के रिलेवेंट कॉस्टिंग की अपने नोट्स। यस, सबसे पहले अपन ने चैप्टर नंबर 2 क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ा था। ये वाला क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक पढ़ के भी आना। फिर कौन कौन ईमानदारी से पढ़ के आया? सर आपने बोला पेपर पढ़ने को, वो पढ़ रहे, ये पढ़ने को, ये पढ़ रहे। सर इतना थोड़ी हम सुनते आपकी। ठीक है, देखो भाई 70+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया ना फर्स्ट लेक्चर में कि अपना अपना टारगेट CA में पास करना नहीं है, उसके बाद का जो इंटरव्यू है ना उसको क्रैक करना है। तो उसके लिए ये भी पढ़ना ज़रूरी है और वो भी पढ़ना ज़रूरी है। आप उसके लिए कुछ एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते भाई। 25 लाख का पैकेज अगर क्रैक करना है तो एक्सक्यूजेस दोगे तो कैसे चलेगा? डन। तो ये वाला आई होप तुमने पढ़ के आ गए होंगे। ठीक है, लेकिन आज पहले अपन है ना कल का जो अपना रिलेवेंट कॉस्टिंग का था उससे अपन चालू करेंगे। बीच में फिर थोड़ा 2-3 क्वेश्चन के बाद 4-5 क्वेश्चन के बाद जब जब भी बोर होगा फिर अपन थियरी पे जंप करेंगे और थियरी कंप्लीट कर लेंगे। डन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको बोला था कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 आज अपन करेंगे। उसके पहले अगर मैं आपको एक बार फटाफट रिविजन करवा दूं तो रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस में अपन ने क्या पढ़ा था? सर कुछ खास नहीं, रिलेवेंट कॉस्ट डिसीजन में के लिए काम आता और वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन के लिए रहता। डे टू डे रियल लाइफ सिचुएशंस में अपन रिलेवेंट कॉस्टिंग देखते क्या? बिल्कुल नहीं। अपन क्या करते सिर्फ मतलब ये स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन में रहता। आप क्वेश्चंस भी देखोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चंस में आ रहे यहाँ पर देखो, ये ऑर्डर वाइज क्वेश्चन देखो। ये स्पेशल ऑर्डर हैज नाउ बीन रिसीव्ड। स्पेशल मतलब ये सिर्फ स्पेशल ऑर्डर या कोई मतलब ऐसा नहीं, रेगुलर यूज़ के लिए ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं यूज़ करते अपन। डन। ओके सर। एलिमिनेट अननेसेसरी डाटा दैट कॉम्प्लिकेट्स। ये रेवेन्यू कॉस्ट और दोज एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट दैट आर एसेंशियल बट डिफर फॉर अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। इसका आज आप अच्छे से इसका मतलब समझेंगे। फिर अपन ने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या रहते हैं? डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवॉइडेबल, रिप्लेसमेंट, इम्प्यूटेड। ये सब क्या है? रिलेवेंट कॉस्ट है। मतलब क्वेश्चन में आपको ये सब इसमें से कोई भी कॉस्ट दिखा तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है? ये रिलेवेंट कॉस्ट में आएगा। और सर इररिलेवेंट कॉस्ट में क्या था? संक कॉस्ट था, कमिटेड कॉस्ट था, और बताओ और क्या कॉस्ट था? 2 कॉस्ट ये थे, संक, कमिटेड, अनअवॉइडेबल और अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब अगर ओवरहेड, इसको अपन ने सी एंड मतलब इंटरमीडिएट में अपन पढ़ के आए थे कि अगर ओवरहेड का खर्चा खाली अब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं? अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं लेंगे। लेकिन फिक्स कॉस्ट का कोई खर्चा, फिक्स कॉस्ट का जो खर्चा रहता, कोई अगर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट का जो खर्चा है वो सिर्फ इसके लिए लग रहा है, किसके लिए सर? वो एक प्रोजेक्ट के लिए लग रहा, तो अपन क्या करेंगे? वो आएगा। इफ फिक्स कॉस्ट आर स्पेसिफिक दे बिकम रिलेवेंट फॉर डिसीजन नहीं। सर तो रिलेवेंट और इररिलेवेंट में बस यही डिफरेंस है। मतलब कॉस्ट है ना 2 प्रकार के रहते हैं, एक रहते भाई रिलेवेंट, एक रहते इररिलेवेंट। रिलेवेंट में सब कुछ आ जाता है, इररिलेवेंट में क्या आता है अपन वो डिस्कस कर लेंगे। मतलब ऑलरेडी मतलब संक कॉस्ट आता, मतलब ऑलरेडी लग गया, ऑलरेडी वो कॉस्ट लग गई। आप अब जो अपने को जो डिसीजन लेना है कि मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, उसके अंदर कुछ काम नहीं आता, दैट इज संक कॉस्ट। तो वो रिलेवेंट भी नहीं। अपने अपन डिसीजन लेने के लिए अपन वो सोचते भी नहीं। भाई ऑलरेडी अपन ने घर ले लिया, उसके बाद अपने को जब अपने को कार लेने का है तो अपन ये नहीं सोचते कि जो घर लिया था उसका क्या करेंगे, ऐसा नहीं सोचते। संक कॉस्ट इज संक कॉस्ट। तो अपन जो नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जो अपन नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर प्रीवियस कॉस्ट इग्नोर करते, दैट इज संक कॉस्ट को इररिलेवेंट कॉस्ट मानते, डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आता। नेक्स्ट, कोई भी जो कमिटेड कॉस्ट रहती, कमिटेड कॉस्ट मतलब आपने बोल दिया कि हाँ भाई ये तो होना ही है। मतलब सलमान खान का डायलॉग है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, जो भी है वो। तो कमिटेड कॉस्ट मतलब क्या है भाई? तुम अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो या मत करो, वो कॉस्ट तो लगने की है ना। अब एक चीज समझो कि अपन ने बोल दिया कि मैंने कार लिया और कार का मैंने 3 साल का मेंटेनेंस का भी खर्चा लगा लिया। अब वो कार को, अब वो कार से रिलेटेड में वो जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए वो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो इररिलेवेंट है। अपन ये सोचेंगे ही नहीं कि मेंटेनेंस का खर्चा भी तो है ना। नहीं, अरे भाई वो इररिलेवेंट है क्योंकि वो कमिटेड कॉस्ट है। 1 जनवरी को अपन सुबह सुबह उठे, यस आज अपन ने रेजोल्यूशन लिया कि अपन जिम जाएंगे, जिम जाके अपन ने फॉर्म भर दिया, 1 साल का अपन ने ये लिया,
ये क्या हो गया, 1 साल का मंथली जो अपना कॉस्ट लगने वाला है वो क्या है, बताओ बताओ, वो मंथली जो कॉस्ट लगने वाला है वो क्या है, कमिटेड कॉस्ट। सर अपन 1 तारीख को और उठे, 1 तारीख को और उठे, या अपन समझ लो 1.5 महीने के बाद 13 फरवरी आई, 13 फरवरी को आपकी आपकी जो वाली है ना, उसने बोला कि यार कल 14 थे, कुछ तो गिफ्ट ऐसा वैसा। अब क्या हुआ, आप भी भाई एकदम सीए में फाइनल में, तो आप क्या बोले भाई चलो उसको इम्प्रेस करेंगे। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आपने क्या किया बताया, क्या ईएमआई पे आईफोन उसको गिफ्ट कर दिया। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया बात है सर, ईएमआई पे अपन ने आईफोन गिफ्ट कर दिया। लेकिन सर अपने पास इतने पैसे तो नहीं, अपन ने क्या किया, ईएमआई का ऑप्शन लिया। अब ईएमआई का ऑप्शन कैसा है कि आपको हर महीने 5,000 रुपये भरना ही है, हर महीने 5,000 रुपये भरना ही है। मालूम पड़ा मार्च अप्रैल के बाद आपका ब्रेकअप हो गया, फिर भी वो ईएमआई तो भरना ही पड़ेगा ना। आप समझ रहे, ये कमिटेड कॉस्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, उससे ब्रेकअप करने का है अपने, तो ये एक डिसीजन ले रहे हैं अपन, ठीक है, ये टेम्पररी डिसीजन है। अब उसको उससे ब्रेकअप करना है या उसको कंटिन्यू करना है, तो वो जो ईएमआई वाला खर्चा है उसको इफेक्ट करेगा क्या, उसके साथ तुम रिलेशनशिप में रहो या रिलेशनशिप में मत रहो, वो ईएमआई तो चलते ही रहेंगी, तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए काम नहीं आएंगी। समझ रहे हो। हाँ सर, ये एग्जाम्पल बढ़िया लगा एकदम, सर ऐसे एग्जाम्पल दिया करो। सर नेक्स्ट क्या है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट जैसे मैंने बोला था कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है जो बेकर का काम कर रही है, मतलब आप केक वगैरह बना रहे हैं, केक वगैरह बना रही है, या कोई ऐसी फैक्ट्री है जो धुआं मतलब एनवायरनमेंट को है ना पोल्यूट कर रहे, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई तुम लोग पोल्यूशन फैला रहे ना, तो तुमको सो एंड सो चार्जेस देने पड़ेंगे या सो एंड सो ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे। सर ये क्या है, अपना ये फैक्ट्री का, फैक्ट्री के लिए ये खर्चा है। मतलब तुम वो प्रोजेक्ट बनाओ या मत बनाओ, तुमको साल में इतने प्लान्स तो बनाने ही है, क्योंकि तुम लोग एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, तो तुमको ट्रीज प्लांट करनी है, दैट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। और लास्ट में ऑब्जर्व कॉस्ट, तो आपको मालूम है इंटरमीडिएट से आप ओवरहेड अब्जॉर्प्शन पढ़ते ही आ रहे हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट थे उसको अपन क्या करते हैं बताओ, उसको अपन ओवरहेड क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब। तो सर अब्जॉर्ब करने के बहुत तरीके रहते थे, ट्रेडिशनल मेथड अलग था, एक्टिविटी बेस्ड अलग था। सर उसके अंदर अपन जब ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते थे, याद है क्या आपको, डिपार्टमेंट वाइज अलग निकालते थे, ब्लैंकेट रेट अलग निकालते थे, बस वही है। तो वो अगर अब्जॉर्ब करेंगे तो वो इरेलीवेंट है ना भाई, वो इसकी वजह से हो रहा है क्या, नहीं। क्लियर है, ये अब्जॉर्ब कॉस्ट। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे कोई कॉस्ट है, बस आप ये कमिटेड कॉस्ट में थोड़ा ध्यान देना कि कमिटेड कॉस्ट ऐसा आपको लगेगा कि हाँ भाई मतलब इसने तो अभी पैसे नहीं दिया ना, मतलब क्वेश्चन कैसा फ्रेम करेंगे पता है कि आपको, वो बोलेगा कि है ना 50% काम हो गया, 50% काम हो गया, मतलब ये प्रोजेक्ट के पहले ही 50% काम हो गया, और सॉरी काम तो पूरा हो गया लेकिन 50% पेमेंट हुआ, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई 50% पेमेंट हुआ, इसका मतलब क्या है, 50% इरेलीवेंट 50% रिलेवेंट, क्योंकि बाकी 50% पेमेंट प्रोजेक्ट मिलने के बाद होने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, काम तो पूरा हो गया भाई, काम तो पूरा हो गया तो पैसे तो देना ही पड़ेगा ना, वो प्रोजेक्ट लो मत लो, बैक मतलब उस पर मत फोकस करना कि 50% काम हो गया क्या। समझ रहे, ये प्रीवियस ईयर दिसंबर 23 का क्वेश्चन है, उसके अंदर ये अच्छा वाला पॉइंट था। क्या बोला उसने, उत्तर लिखा था कि डिजाइन एंड, आपको क्वेश्चन बताओगे, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9, ड्राइंग्स एंड डिजाइन कितना है, 7 लाख रुपए। ड्राइंग्स एंड डिजाइन का देखो, दे हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड। भाई ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड ना, इसका मतलब क्या है, बन गया। अब कोई चीज जो बन गई उसका पैसा तो देना पड़ेगा ना। मुझे एक बात बताओ, शादी का सीजन है, आपने क्या किया, कुर्ता रेडी करने को दिया उसको, आपके भाई का कुर्ता रेडी करने को दिया, आपकी भाई की शादी है, आपने कुर्ता रेडी करने को दिया, तो कुर्ता बन गया, आपने सिर्फ 50% पेमेंट करके आया था। अब लास्ट डे पे आपको मालूम पड़ा कि है ना भाई आपको यहाँ शादी में जाने नहीं मिल रहा क्योंकि आपको कुछ दूसरा काम आ गया। मुझे एक बात बताओ, कुर्ता ऑलरेडी बन गया, लगेज अपन ने 50% का पेमेंट दी है, लेकिन 50% तो पेमेंट देना ही पड़ेगा ना, मैं शादी में जाऊँ या ना जाऊँ। आप समझ रहे, मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, 50% ऑफ द कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन अक्कर्ड, मतलब 50% कॉस्ट लग गया, अरे 50% भी तो देना ही पड़ेगा क्योंकि दिस हैव ऑलरेडी बीन अक्कर्ड। सो ये वाला कॉस्ट क्या है, कमिटेड नेचर का है, तो ये वाला कॉस्ट किस में जाएगा, इररिलेवेंट जाएगा, रिलेवेंट नहीं जाएगा। आप समझ रहे कितना लॉजिकल है, देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट। आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ रिलेवेंट में आएंगी या इररिलेवेंट में आएंगी, तो आपको मतलब खुद वो मतलब उतारना पड़ेगा कि हाँ भाई ड्राइंग एंड डिजाइन में मैं अगर कुर्ता दूंगा तो ये तो कुर्ता तो बन गया, अब मैं प्रोजेक्ट मतलब मैं शादी में जाऊँ या ना जाऊँ पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे ना। मैंने कुर्ते के उसको 50% एडवांस दे के आया था, लेकिन अब बाकी 50% भी तो देना पड़ेगा ना भाई। यस सर, समझ में आ रहा। तो ये देयर माइट बी ए चांस कि
ऐसे इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डरो मत, मैं हूं ना, मैं आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से करूँगा, आपको कोई, आप डरोगे नहीं। तो ये जो भी कॉस्ट आएंगे ना, ये जाएंगे इररिलेवेंट में, बाकी जो भी कॉस्ट आएंगे वो रिलेवेंट में जाएंगे दोस्तों। रिलेवेंट में और एक चीज़ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, दैट मतलब कोई जो चीज़ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको लगेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना ले, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना पड़ेगा। लॉजिकली अपन कोई बिजनेस करते तो अपन ये सोच के नहीं करते कि भाई वो मतलब अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो नहीं करने का 15 लाख रुपए भी है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ लेनी पड़ती कि अगर मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रहा, ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता था तो कहीं तो मैं दूसरा काम करता था। आप समझ रहे, मेरे पास 3 घंटे का फ्री टाइम है, बाकी दिन में पैक रहता। 3 घंटे की फ्री टाइम पे मेरे को एक दूसरे क्लासेस वाले ने बोला कि भाई आके आप हमको मैथ्स पढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ा था। तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ पर मैथ्स पढ़ाने जाऊँ तो मेरे 3 घंटे जो है वो मैं इधर कोई दूसरे दूसरे जो काम मैं कर रहा था उससे मैं ज़्यादा चार्ज करूँगा। अभी मेरे पास दिन में 3 घंटे ना, मैं क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था, तो गेम से मेरे को है ना महीने का लाख रुपये आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं वो 3 घंटे गेम ना खेलते हुए मैं कहीं पढ़ाने जा रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या सोचूंगा, भाई 1 लाख रुपये से ऊपर तो मिलने को ना, उससे कम नहीं मिलने को ना, लेकिन 1 लाख रुपये से ऊपर मिलने को ना। अगर कम मिल रहा तो दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। अब ऐसा है कि इसके अपन कितने भी मतलब एग्जाम्पल्स में दूँ आपको, आपको 100% समझेंगे अगर जब अपन क्वेश्चंस करेंगे। डन। इसके अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता, मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला जो रहता ना आइटम्स, उसके अंदर क्वेश्चन आता कि भाई जो मटेरियल है वो मटेरियल रेगुलर इन यूज है, वो मटेरियल क्या है, रेगुलर इन यूज। तो अपने को अगर वो मटेरियल वो स्पेशल ऑर्डर में लेना है तो अपन क्या करेंगे, बताओ, वो अपन क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो। सर रिप्लेस कर देंगे, मतलब बाई फ्रॉम मार्केट कर देंगे, बाई फ्रॉम मार्केट। परफेक्ट। क्योंकि सर वो अपने पास रेगुलरली इन यूज ही आने वाला है, ठीक है? लगे तो वो मटेरियल अपने पास सस्ते दाम में अपन ने पहले लिया था वो पड़ा है, लेकिन अपन वो लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि आज अपन वो ले लेंगे तो उसको रिफिल करने के लिए जो अपने पास गोडाउन में मटेरियल है वो ले लेंगे, उसको तो रिफिल करना पड़ेगा, उसको रिफिल करेंगे नॉर्मल मार्केट प्राइस से। तो नॉर्मल मार्केट प्राइस से तुम ही खरीद लो ना डायरेक्ट। सेकंड चीज कि भाई जो मटेरियल है वो क्या है, प्रीवियसली टाइम पे अपन ने ज़्यादा परचेस कर लिया था, तो अभी ये ऐसे ही पड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही पड़ा है तो उसको क्या करेंगे, अपन बेचेंगे मार्केट में बाहर जाके। तो बेचने पे समझ लो 4 लाख रुपए आ रहे हैं, और वही फिर अपन क्या कर सकते हैं, इधर अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो अपने को काम आ रहा, तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट कितनी डालेंगे, जितना बाहर बेचने से अपने को मिल रहा था। समझ रहे, जो मटेरियल बी है ना वो अपने को काम आने वाला है, तुमको तो काम नहीं आएगा। तो अगर तुमको काम नहीं आएगा तो मैं बोल रहा भाई फ्री में दे देना, तुम बोलेंगे नहीं भाई फ्री में क्यों दूँ, मैं अगर इसको बाहर बेचूंगा तो तुमको 4 लाख रुपये मिलेंगे। तो अगर तुमको लेना है तो हमको 4 लाख रुपये तो देने पड़ेंगे। तुमको फ्री में देने से अच्छा मैं क्या करता, मतलब स्पेशल ऑर्डर में फ्री में लगाने से अच्छा मैं क्या करता, उसको बाहर बेच देता, बाहर बेचूंगा तो 4 लाख रुपये मिलेंगे। तो उसका रिलेवेंट कॉस्ट कितना चल जाएंगे, 4 लाख। और सी वाला, अगर कोई प्रोडक्ट है इसको अगर दूसरे मतलब ये है ना कोई दूसरे यूज़ का है, लेकिन अगर अपन इसके इसमें अपने इसमें यूज़ करेंगे ना तो उसका कुछ फ़ायदा हो सकता, मतलब मेरे को चाहिए, समझो मेरे को चाहिए फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए ये कैलकुलेटर, सर वापस कैलकुलेटर पे आ गए, हाँ मेरे को चाहिए ये कैलकुलेटर, लेकिन मेरे को है ना फ़ोन वाला कैलकुलेटर मिल रहा, तो मैं बोलूँगा मेरा काम हो रहा, क्या काम हो रहा। अब ये मेरे पास पड़ा है, ये अगर दूसरी जगह काम आता था तो कितने रुपए देना पड़ता था अपने को, 1000 रुपये। तो दैट इज़ माई रिलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि मैं ये इधर काम ले रहा। समझे, नहीं समझे, कोई नहीं, अपन क्वेश्चन से समझेंगे। आ जाओ। और इसके अंदर ये खास था, बाकी 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 क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ये अपन करेंगे आज ही कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे। आ जाओ आ जाओ, इलुस्ट्रेशन नंबर 3, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 फटाफट चलो शुरू करो। क्या बोल रहा हूँ, एक्स लिमिटेड हैज़ बीन अप्रोच्ड बाय ए कस्टमर हु वुड लाइक अ स्पेशल जॉब टू बी डन फॉर हिम। स्पेशल जॉब समझ गए, रिलेवेंट कॉस्टिंग, स्पेशल जॉब। नेक्स्ट, एंड इज विलिंग टू पे ₹22,000 फॉर इट, मतलब 22,000 देने को रेडी है, बहुत बढ़िया। द जॉब वुड रिक्वायर द फॉलोइंग मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल, देखो मटेरियल ए बी सी डी, बहुत बढ़िया। टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस जॉब 1000, 200, यूनिट्स ऑलरेडी इन स्टॉक, मतलब अपने गोडाउन में इसके 0 यूनिट्स है, मतलब अपने को 1000 के 1000 बाई करने पड़ेंगे। इसके 600 है तो अपने को 400 बाई करने पड़ेंगे, इसके 700 है तो अपने को 300 बाई करने पड़ेंगे, इसके 200 है तो अपने को कुछ बाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, और क्या दिया, देखो बुक वैल्यू ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक, बुक वैल्यू दिया है, बुक वैल्यू कुछ काम की आती है क्या सर, नो, एब्सोल्युटली नो, बुक वैल्यू कुछ काम नहीं आती। नेक्स्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, सर रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहता, आज अगर अपन को मतलब ये बी अगर कुछ काम की नहीं, अगर अपन उसको मार्केट में बेच देंगे तो 2.5 रुपीज़ पर यूनिट अपने को मिलेगा।
बी से कितना मिलेगा 2.5 रुपीज़ पर यूनिट। और फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या, मार्केट से खरीदने का कॉस्ट। आज अगर अपन मैं बोला कि भाई मार्केट से खरीद के ला लो, दिस इज अवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या अपन लिख सकते हैं दैट इज, इसको कम करूँ तो मैं, दैट इज बाई फ्रॉम मार्केट रेट, दैट इज बाय फ्रॉम मार्केट रेट। हाँ तो बताओ, मटेरियल बी इज यूज रेगुलरली। देखो मटेरियल ए का कुछ बोला नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, 1000 यूनिट से अपने पास क्या है, 0 है, तो अपने को 1000 के 1000 बाई करने पड़ेंगे, 1000 के 1000 बाई करने पड़ेंगे। कितने में बाई करेंगे सर, 6 रुपये के हिसाब से बाई करेंगे, सिंपल। 1000 इंटू 6 कॉस्ट आ गया अपना फर्स्ट का, बहुत बढ़िया। कितना आ गया, 6000, परफेक्ट, ठीक है, रफली अपन कर रहे हैं। फिर बी वाला क्या बोलता है, देखो मटेरियल बी इज यूज रेगुलरली, ओ माई गॉड, देखो मटेरियल बी रेगुलरली लग रहा, एंड इफ स्टॉक्स वेर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब दे वुड नीड टू बी रिप्लेस टू मीट अदर प्रोडक्शन डिमांड। मतलब जो मटेरियल भी है ना वो रेगुलरली लगता ही है, अगर तुम स्पेशल ऑर्डर के लिए ले भी रहे तो तुमको जल्दी से जल्दी मार्केट से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सर मार्केट से रिप्लेस करेंगे कितने रुपये में, 5 रुपीज़ में, तो उससे अच्छा देखो 600, तो वो क्या हो रहा है, ये रेगुलरली यूज है ना, तो नया ही मंगा लो, तो 1000 वापस मंगा लेंगे अपन, 6000 इंटू 5, 5000 रुपये लग गए। सर अपने पास 600 ऑलरेडी मार्केट गोडाउन में है ना, देखो ऑलरेडी 600 है, तो अपन ये 600 यूज़ कर लेंगे और 400 मंगा लेंगे, लेकिन ये 600 के लिए अपने को वापस मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा, इट इज़ रिप्लेस टू मीट अदर प्रोडक्शन डिमांड, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब अपन जितना इसका ये ले रहे ना वापस उसको देना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन नया मंगा लेते हैं, समझ रहे। ये जो मटेरियल भी है ना वो रेगुलरली यूज हो रहा, तो अब अपन इधर से लो या मत लो, वो मतलब अगर अपन ले रहे तो उसको वापस भर के देना पड़ेगा। तो अपन अगर इधर से ले रहे या बाहर से ले रहे, वन एंड द सेम है ना। कितने रुपए में लेंगे, 5 रुपीज़ में। इज दिस क्लियर। मटेरियल सी एंड डी आर इन स्टॉक एज ए रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्सेस परचेस, बहुत बढ़िया। मटेरियल सी और डी क्या है, प्रीवियस एक्सेस परचेस से अपन रिजल्ट में स्टॉक में, दे हैव ए रिस्ट्रिक्टेड यूज, मतलब बहुत कम यूसेज है। नो अदर यूज वुड बी फाउंड ऑफ मटेरियल सी, देख मतलब वो क्या, नो अदर यूज कुड बी फाउंड ऑफ मटेरियल सी, मतलब मटेरियल सी का क्या है, कोई दूसरा यूसेज नहीं है। अरे अब जब मटेरियल सी का कोई दूसरा यूसेज नहीं है, तो ये 700 को अपन क्या करेंगे बताओ, 700 को अपन किस रेट पे लेंगे, तो 700 अपने पास गोडाउन में है, सर उसको बेचने वाला रेट लेंगे ऑब्वियसली उसको। सर उसको कितने में बेचेंगे बताओ, 2.5 की रियलाइजेबल वैल्यू। सर अपने को 1000 यूनिट्स चाहिए थे और 300 यूनिट्स क्या करेंगे, मार्केट से खरीद लेंगे। इज दिस क्लियर। बताओ अपने को चाहिए थे 1000 यूनिट्स, 700 यूनिट्स अपने पास है, तो 700 यूनिट्स को वैसे भी कुछ दूसरा काम नहीं है, तो अपन उसका कौन सा रेट लेंगे, सर उसको भी मार्केट से खरीदेंगे क्या, ऑब्वियसली नो, क्योंकि अपने पास ये मार्केट, अरे ये ऑलरेडी है, तो अपन ओवर मार्केट से क्यों खरीदेंगे 700। सर फिर 700 का फिर रेट ही क्यों ले रहे, वो क्या बोलेंगे, भाई सुनो हम तुमको फ्री में नहीं देते, हम तुमको अगर नहीं दिए तो हम मार्केट में 2.5 के हिसाब से बेच सकते हैं ना, रियलाइजेबल वैल्यू। सर बुक वैल्यू कुछ काम की नहीं रहती। हाँ मार्केट, वो क्या बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि हम तुमको फ्री में देने से अच्छा हम मार्केट में जाके बेचेंगे तो हमको 2.5 रुपीज़ देंगे ना, तो अपन क्या बोलते हैं, भाई 2.5 हमें देखो दे देते, सिंपल। तो 2.5 देंगे तो 700 के हिसाब से, और बाकी 300 के लिए, सर बाकी 300 हमारे पास नहीं है, तुमको मार्केट से बाय करना पड़ेगा 4 रुपये के हिसाब से। इज इज क्लियर। और लास्ट वाला क्या है, देखो डी कुड बी यूज इन अनदर जॉब, डी जो है ना वो अनदर जॉब में यूज कर सकते हैं एज ए सब्सटीट्यूट फॉर 300 यूनिट्स ऑफ मटेरियल विच करंटली कॉस्ट रुपीज 5 रुपये। मतलब डी है ना, अभी डी का कितना मटेरियल है, 200 यूनिट है, लेकिन देखो 200 यूनिट को अगर बेचने जाएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, 200 इंटू 6, देखो 200 इंटू 6 1200 रुपये। लेकिन वो क्या बोल रहा, मटेरियल डी को अपन कोई दूसरे प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं जिसका मटेरियल 300 यूनिट के लिए वो समा जाएगा। तो ये 200 यूनिट है, लेकिन दूसरे मटेरियल के लिए इसको 300 यूनिट पकड़ेंगे और उसका कॉस्ट है 5 रुपये। मतलब ये डायरेक्टली आप अगर मार्केट में खरीदने जाओ तो 300 इंटू बाद 1500 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन ये यूनिट से वो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल फैक्ट्री के लिए अपन हाईएस्ट कॉस्ट पकड़ेंगे, क्योंकि वो 1200 के हिसाब से नहीं, ये 1500 के हिसाब से पकड़ेंगे। क्योंकि अगर अनदर प्रोडक्ट में अपन यूज़ कर रहे हैं उसको, अनदर प्रोडक्ट में अपन यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसका 1500 का रेट है ना भाई। तो अगर आपको आपके इसमें यूज़ करना है तो आपको इसका 1500 का रेट देना पड़ेगा। ये वाला समझा क्या, ये वाला अच्छा था, ये वाला समझ जाओ खड़ी बात उससे एक बार। क्या बोल रहा है देखो कि
मटेरियल डी कुड बी यूज इन अनदर जॉब, मतलब मटेरियल डी को कोई दूसरे जॉब में यूज कर सकते थे एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ मटेरियल विच करेंटली कॉस्ट रुपीज 5 रुपये। तो उसको कोई दूसरे इसमें यूज कर सकते जिसमें 300 यूनिट इंटू 5 के हिसाब से अपने को खरीदना पड़ेगा। तो ऑल मतलब वो 1500 रुपये का माल है, तो ये 1500 रुपये। सर अगर इसको बेचेंगे तो 200 को बेचेंगे तो 1200 रुपये मिल रहे, तो हाईएस्ट वैल्यू लेंगे अपन, तो 200 को बेचेंगे तो 1200, और अगर दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे तो 1500 रुपये मिल रहे, तो अपन क्या बोलेंगे, रिलेवेंट कॉस्ट क्या 1500। इज दिस क्लियर? और ये वाला कितना आता मल्टीप्लाई करके बताओ, 700 इंटू 2.5 एम प्लस 300 इंटू 4, 700 इंटू 2.5 प्लस 1200, 2950। तो ये हो गया अपना कॉस्ट। व्हाट आर द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रिलेवेंट कॉस्ट ये निकल गया। समझे क्या आप? बताओ, इज दिस क्लियर? टोटल करेंगे अपन, आ जाओ। वो लास्ट में क्या होता है, व्हाट आर द रिलेवेंट कॉस्ट, ये जो अपन ने निकाल दिया यही रिलेवेंट कॉस्ट है इन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट द एक्सेप्ट। ठीक है, अज्यूमिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट टू बी स्पेशली इनकर्ड बिसाइड्स द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ 550 रुपीज़। अब देखो वो क्या हो रहा है, और रिलेवेंट कॉस्ट 550 ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसमें 550 ऐड करना पड़ेगा। फिर अपन कंपेयर करेंगे कि 22,000 से कम है क्या, अगर 22,000 से कम है तो अपन बोलेंगे डील डन, 22,000 से कम ज़्यादा है तो अपन क्या लेंगे भाई, डील नॉट डन। डन, आ जाओ, समझा आपको? अब प्रेजेंट करना बता देता हूँ। क्लियर है क्या आपको, समझा ना? ये मैं आपको बता रहा ये जो दोनों है ना, मैंने टेलीग्राम पे अपने एकत्वम फॉर सीएमए ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने उसके ऊपर जाके दोनों नोट्स डाल दिए हैं। आप लोग जाके वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी है, मतलब कंसेप्ट बुक भी है, और क्वेश्चन बैंक दोनों भी है। आपको लोड लेने की बात नहीं है, दोनों भी है उसके अंदर, आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन पे आ जाओ। सोल्यूशन लिखना चालू करो मेरे साथ। कंप्यूटेशन ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक बार बस समझने की देर है, उसके बाद तो क्या है, फिर फटाफट फटाफट हो जाएगा। मटेरियल रिलेवेंट कॉस्ट वर्किंग्स करना है तो, और लास्ट में अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, फटाफट 2 मिनट का टाइम दे रहा, फटाफट लिख लो, खुद से लिख लो। कॉपी करने की ऐसे बहुत ज़रूरत नहीं है आपको, खुद से भी आप लिख सकते हैं। फटाफट फटाफट। डन। तो स्क्रीन का लफड़ा हो गया, इसको फुल कर देता हूँ। आ जाओ, कितना है भाई, कौन सा मटेरियल? सर मटेरियल ए का अपन 11 कॉस्ट का पकड़ेंगे कि उसको, वो तो रेगुलरली इन यूज़ है, यहाँ पर आप लिख दो रेगुलर इन यूज़ है, तो इसको अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पकड़ेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, वर्किंग कितनी है, 1000 को 6 के हिसाब से पकड़ रहे, तो 6,000 रुपये लग गए। परफेक्ट। सर बी वाला क्या था, बी भी रेगुलर, देखो ए का है ना, ए का कुछ दिया नहीं है, ए का कुछ दिया नहीं है तो अपन मानेंगे रेगुलर इन यूज है और खरीद लेंगे। सर बी भी सेम है, रेगुलर इन यूज, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 1000 यूनिट रिक्वायर्ड है 5 रुपये के भाव से, तो कितने लग गए भाई, 5,000 रुपये। परफेक्ट।
जो मटेरियल सी है, मटेरियल सी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड यूज, रिस्ट्रिक्टेड यूज, परफेक्ट। रिस्ट्रिक्टेड यूज को अपन क्या लिखेंगे, जितने जितने उसके 700 यूनिट्स है उसके अपन बोलेंगे कि भाई रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि वैसे भी तुमको आगे इसका कुछ काम नहीं है तो उसको रियलाइजेबल वैल्यू, और जो 300 यूनिट है उसको अपन क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि भाई 300 यूनिट को तो खरीदना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 700 इंटू 2.5 प्लस अपन करेंगे 300 इंटू 4, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, अपन ने निकाला ना 2950। और लास्ट जो मटेरियल डी है ये सब्सटीट्यूशन मटेरियल में काम आएगा, मतलब आप सब्सटीट्यूट इन अदर मटेरियल में काम आएगा। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, देखो विच एवर इज हायर लगेंगे। अगर अपन ये 200 यूनिट को अपन अगर रियलाइजेबल वैल्यू पे बेचते हैं, विच एवर इज हायर, या लिखना पड़ेगा रियलाइजेबल वैल्यू, 200 यूनिट को अगर अपन किसके हिसाब से बेचेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू 6, ये होंगे 1200, सब्सटीट्यूशन वैल्यू सब्सटीट्यूशन वैल्यू कितना है, 300 के हिसाब से 5, 1500। यहाँ पर ये लिखने के बाद या लिख दो विच एवर इज हायर, क्योंकि आप एक चीज़ समझो, सब्सटीट्यूट वैल्यू करने के बाद अगर अपने को 300 इंटू 4, 300 इंटू 3, मतलब जो मटेरियल सब्सटीट्यूट कर रहा ना वो मार्केट में 3 रुपये के हिसाब से मिलता था, तो 300 इंटू 3 सिर्फ 900 रुपये लगता था। तो अपन क्या दिमाग लगाते थे, नहीं भाई अपन दूसरे मटेरियल में क्यों देंगे, उससे अच्छा अपन इसको रियलाइज कर देंगे कि अपने को इससे 1200 रुपये मिलेंगे ना, कंपनी के हिसाब से बेस्ट क्या है आप समझो। सब्सटीट्यूशन वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है तो ही काम का है। मैं अगर बाहर बेच रहा तो 1200 रुपये मिल रहे, मैं वही मटेरियल घर में यूज़ कर रहा, घर में कितने यूनिट्स के लिए यूज़ कर रहा, 300 यूनिट के लिए यूज़ कर रहा, लेकिन वही 300 यूनिट मैं बाहर से 3 रुपये में खरीद सकता, तो 900 रुपये में काम हो सकता, तो मैं 1200 रुपये का बेच के 900 रुपये का खरीद लूँगा, अल्टीमेटली मेरा 300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर विच एवर इज हायर, क्योंकि यहाँ पर सब्सटीट्यूट वैल्यू इससे ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रही थी, दैट इज़ 1500, तो ये हो गया 1500। क्लियर, तो ये तो अपना हो गया। इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, एड रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 550, तो इसमें मैं ऐड करूँगा, ये इधर एक ऐसा कर दो, आप सब टोटल डाल दो, इनका सब टोटल कितना हो गया, 6 + 5 11, 11 12 13 14 15,450, परफेक्ट। थोड़ा ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ना आपको खुद से करने का आने का ना भाई, सब कॉपी मत करते जाओ। फिर अपन यहाँ लिखेंगे ऐड, क्या था वो, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है भाई, 550 रुपये, कितना है 9 0 0 0 16,000, टोटल कितना हुआ 16,000। लेकिन अपने को रेवेन्यू कितना मिलने वाला है, एज रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डर इज, रेवेन्यू लिख दो, एज रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डर इज ₹22,000, hence that is more than relevant cost, the order must be accepted। the order must be, is this clear। और ये जो आपने यहाँ लिखा ना, इसके वर्किंग नोट्स दे देना नीचे, जैसे मार्क्स मिलते हैं भाई ना, वर्किंग नोट्स फटाफट लिख देना, ए को ये क्यों लिया, बी को क्यों लिया, सी को ये क्यों लिया, डी को ये क्यों लिया, फटाफट लिख देना, बस कॉपी करो एकदम लॉजिकली। अगर आप मतलब लॉजिकली अगर आप देखोगे ना तो बहुत टफ नहीं है,
आपको भी समझ में आ रहा है कि अगर कोई जिसका किसी का रिस्ट्रिक्टेड यूज़ है तो उसको कैसा लेना, कोई अगर दूसरे इसमें काम आ रहा तो ऑब्वियसली वो अगर उसको ज़्यादा काम आ रहा तो अपन वो वाला उसमें बेचेंगे। पहले ही रिलेवेंट कॉस्ट में कम ले रहे, ऊपर से और कम लेंगे क्या? आओ फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो ऐसा है दोस्तों, वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में जाके देखो वर्किंग नोट्स कैसे लिखा है। प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट अपन ने सेम ही किया, वर्किंग नोट्स में जाके देख लो। रिलेवेंट ये मटेरियल सिंस इट इज नॉट इन स्टॉक नीड्स टू बी परचेज फ्रॉम मार्केट एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट हेंस इट इज रिलेवेंट। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे? बीइंग अ फाइनल स्टूडेंट आपको ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ आप कैलकुलेशन करके दे दोगे, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। हाँ 7 मार्क का क्वेश्चन देगा, 5 मार्क इसके रहेंगे, डेफिनेटली 2 मार्क इसके रहेंगे कि भाई व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो थॉट प्रोसेस चेक करेंगे वो लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बस ये लिख लिया तो लिख लिया, मतलब या लिख लिया बोल के लिख लिया, नहीं नहीं, यहाँ पर तो लिखना ही रियलाइजेबल वैल्यू 7 ये वाला, लेकिन आपको रीज़न लिखना ज़रूरी है कि मटेरियल बी इट इज़ इन स्टॉक एंड इज बिन रेगुलरली यूज्ड फॉर द अदर प्रोडक्शन डिमांड सो इट नीड्स टू बी परचेज फ्रॉम मार्केट। मटेरियल सी पार्टली अवेलेबल सो रियलाइजेबल वैल्यू इज रिलेवेंट एंड बैलेंस नीड्स टू बी परचेज फ्रॉम मार्केट एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसा अपन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, मैं आपको जैसे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको लिखना ज़रूरी है, समझ रहे हैं? 7 मार्क्स के लिए वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 7 मार्क्स के नीचे क्वेश्चन नहीं आएगा। डन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता, चक्रा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मिक्सर ग्राइंडर्स। मिक्सर ग्राइंडर्स वो लोग बनाते हैं। हम देखो क्वेश्चन पढ़ते समय ना आपको एक तो मैंने आपको बताया व्हाट क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन की समरी मन में बनाने से अच्छा शॉर्ट नोट्स में बना लो। शॉर्ट नोट्स जैसे इधर ही ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सो दैट बाद में सिर्फ आपने जो हैंड रिटन लिखा है ना बस वो पढ़ने की जरूरत है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देख के बहुत बड़ा लग रहा ना, उसको ब्रेक इनटू पार्ट्स, ब्रेक इनटू पार्ट्स एंड रीड द क्वेश्चन। ब्रेक इनटू पार्ट्स, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करो। ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली मैं बताता कि ये लोग मिक्सर ग्राइंडर्स बनाते हैं। मिक्सर ग्राइंडर्स बनाने के टाइम पे ये लोग बोलते हैं कि भाई मैंने ना टोटल एस्टिमेट किया, मेरे को 4.73 रुपीज़ का कॉस्ट लगा। मार्केट से बाई करेंगे उससे ज़्यादा आएगा कम आएगा वो चेक करना है, मतलब घर पे बना रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा और मार्केट से मैं बाई करूंगा तो कितना खर्चा आ रहा वो अपने को उनको बताना है। क्लियर है दोस्तों? आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन। देखो, चक्रा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मिक्सर ग्राइंडर्स। द मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व्स एन असेंबली ऑफ वेरियस पार्ट्स which are processed in the machine shop and purchase components. Okay, the on off switch is presently being purchased from a vendor of 4.5 rupees। मतलब हम बाहर से ऑन ऑफ स्विच परचेस कर रहे जो 4.5 रुपये का लग रहा, 4.5 रुपीज़, समझ रहे? 4.5 रुपीज़। आप समझो कि कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट लॉजिकल। आपको एज अ चक्रा लिमिटेड सोचना है, भाई चक्रा लिमिटेड हूँ मैं, आज क्या कर रहा, 4.5 रुपये में बाहर से खरीद रहा। डन। अगर आप ऐसा, जिस दिन मैं आपको बोला फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, आप क्वेश्चंस को ऐसा पढ़ना चालू करोगे ना तो आधा कॉस्टिंग मेरे को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं आपको। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 20,000 पीस, मतलब आप 20,000 पीसेस का एनुअल रिक्वायरमेंट है, आप 4.5 रुपये से खरीदते हो तो 20,000 इंटू 4.50, तो उनको साल भर में आप कितने रुपए दे रहे हो? 90,000 रुपीज़ आप दे रहे हो। इज इज क्लियर? यस सर। द प्रोडक्शन मैनेजर, अब मैं मेरा प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया, मैं बोला सुन भाई अपन उनको 90,000 दे रहे, उससे अच्छा अपन क्या घर पे नहीं बना सकते क्या? मुझे एक बात पता, घर पे नहीं बना सकते क्या? उसने बोला द प्रोडक्शन मैनेजर हैज पुट, उसने प्रपोजल दिया 2 months बैक टू मेक द स्विच इन द मशीन शॉप। उसने बोला मशीन शॉप में बनाएंगे। ही हैड सजेस्टेड दैट द कंपनी वुड मेक प्रॉफिट एंड सेव टैक्सेस ऑन, मतलब प्रॉफिट बनाएंगे क्या हालत है बात है, और टैक्सेस भी बच जाएंगे। बहुत बढ़िया। प्रोडक्शन मैनेजर बोलता, तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाला बोला वॉज टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ मेकिंग द आइटम विच शोड दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वॉज 4.73। तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाला बोला कि भाई नहीं नहीं सुनो, 4.5 से बाहर में खरीद रहे अपन, 4.5 में बाहर से खरीद रहे अपन, अगर घर पे बनाएंगे तो 4.73 रुपीज़ लगेंगे। अब समझो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन क्या रहेगा, पर्सपेक्टिव समझो। क्वेश्चन क्या रहेगा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाले ने रिलेवेंट कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट दोनों डाल दिया होगा। अपने को क्या करना है, इररिलेवेंट कॉस्ट को बाहर निकालना है और देखना है कि 4.50 से नीचे आता क्या। आप क्वेश्चन समझ रहे क्या?
रिलेवेंट कॉस्ट में और क्या क्वेश्चन आ जाएगा, आप समझ रहे। अब नीचे जो भी दिया है उसके अंदर से जो रिलेवेंट कॉस्ट है वो रहने देने का है, जो रिलेवेंट कॉस्ट है निकाल दो। फिर अपन 4.73 को ब्रेकअप करेंगे, फिर 4.73 से रिलेवेंट कॉस्ट निकल गया। अगर निकालने के बाद अगर वो 4.5 से कम आया तो अपन बोलेंगे सुन बाई मत कर, मेक कर, मेक मतलब खुद बना, बाई मत कर, समझे क्या, कुछ नया है क्या, लॉजिकल है। कंसेप्ट की क्या जरूरत है इसमें, बताओ क्या कंसेप्ट लिखाऊं मैं आपको, आ जाओ। द परचेज डिपार्टमेंट कंटिन्यूस बाइंग, जैसे 4.73 हुआ ना तो वो खुद अब 4.5 से ज़्यादा है तो वो बाहर से बाई करने लग गया, चलो भाई बाहर से बाई कर रहा। Recently, the vendor has sent out a requesting the purchase department to grant an increase of 10% minimum per switch as the input cost has gone। अब वो वेंडर क्या बोलता है, भाई सुनो 4.5 से काम नहीं चलेगा, अब मैं 10% ज़्यादा चार्ज कर रहा तुम्हारे को, दैट इज 4.95 चार्ज कर रहा। कितना चार्ज कर रहा है, 10% मिनिमम पर स्विच, दिस विल बी 4.5 प्लस 10% विच इज इक्वल टू 4.95। अब फिर मेरे को ध्यान में आया कि मेरे बंदे ने बोला था कि 4.73 में बन जाएगा, तो मेरे बंदे को बोला भाई सुन कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इतना इतना इतना, मेरे को अब बाहर से 4.95 में मिल रहा, तू 4.73 में बना देगा क्या। तो उसने बोला सुनो सर वो 2 महीने पहले की बात थी, मुझे और एक बार चेक करने दो। तो फिर क्या हुआ, द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वॉज वंस अगेन रिक्वेस्टेड एंड द रीएस्टिमेट द ऑब्जर्व प्राइस वॉज 5.33। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाला आकर बोला सर नहीं सर अब तो 5.33 का प्राइस हो गया। मैं बोला अरे यार, तो आप समझ रहे, मेरे को जब बाहर से 4.95 में मिल रहा, मेरा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाला क्या बोलता नहीं सर अब बनाने के अपने को 5.33 लगेंगे। मैं बोला यार ये फिर तो वापस से बाहर से परचेस करना ही फायदेमंद है। द कॉस्ट एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, तो ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाले ने एनुअल कॉस्ट, मतलब ये प्रीवियसली मतलब 4.73 वाला है, ये 5.33 वाला ये वाला कॉस्ट है। क्लियर है, बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन क्लियर। डायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल कॉस्ट एड एक्सपेक्टेड इंक्रीज 5%, एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये टोटल आ गया। कॉस्ट पर प्राइस कितने बनाने को बोला था 20,000, कितने 20,000 देना, तो आप देखो 94,500 डिवाइड बाई 20,000 दिस 1,06,000 डिवाइड बाई 20,000 दिस। आपने को क्या करना है, इररिलेवेंट कॉस्ट को निकाल के टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई 20,000 करना है। 20 अब नेक्स्ट इधर तक क्लियर है। देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, इसमें से आपको कोई भी इररिलेवेंट लग रहा है क्या, सर डायरेक्ट मटेरियल इररिलेवेंट नहीं है, डायरेक्ट लेबर इररिलेवेंट नहीं है, ओवरहेड्स का अपने को ब्रेकअप दिया नहीं है तो उसका अंदर देखेंगे अपन। फिर टोटल कॉस्ट एड एक्सपेक्टेड इंक्रीज 5%। मुझे एक बात बताओ, एड एक्सपेक्टेड इंक्रीज की क्या जरूरत है, होगा जब देख लेंगे, अभी लग रहा क्या बताओ, एक्सपेक्टेड इंक्रीज मतलब हो सकता, हो रहा क्या नहीं, इसका मतलब क्या है, ये वाले कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, समझा। अरे जो एक्चुअल में लग रहा है, रिलेवेंट कॉस्ट क्या बोलता, जो एक्चुअल में लग रहा है वो देखो। एक्सपेक्टेड इंक्रीज की कोई मतलब, एक्सपेक्टेड इंक्रीज मतलब आगे होगा गारंटी है क्या, नहीं, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड को अपन कॉस्ट पे नहीं लेते। एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है। अब क्या बोल रहे देखो 25% ऑफ द ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। ओ हो मतलब क्या है, 25% ऑफ फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड है तो क्या रहेगा, फिक्स्ड है तो क्या रहेगा, फिक्स्ड खाली अब्जॉर्ब होते हैं। मैंने आपको बताया फिक्स्ड और स्पेसिफिक रहा तो अपन ऐड कर दे, यहाँ पर कुछ बताया क्या फिक्स स्पेसिफिक है नहीं, इसका मतलब क्या है, जो 25% ऑफ ओवरहेड्स है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब क्या है सर, ये सिर्फ अब्जॉर्ब ओवरहेड्स है, उसको वो रिलेवेंट कॉस्टिंग में आएगा क्या, नहीं, क्योंकि इररिलेवेंट कॉस्ट में 4 कॉस्ट है, याद करो, संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट और लास्ट में अब्जॉर्ब कॉस्ट। तो फिक्स क्या है, अब्जॉर्ब कॉस्ट है, तो इसको निकाल देंगे। तो इसका जो इसका 75%, इसका 25%, तो 30,000 का 25% कितना होता है दोस्तों बताओ, 7,500। तो इसका जो 7,500 है वो माइनस कर देंगे, फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ये 4,500 भी माइनस कर देंगे, फिर एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई 20,000। अगर वो 4.5 से कम आया तो जीत गए। इधर भी ऐसी, इसका 75%, इसका 25%, 31,500 का 25% कितना होता, 7,875। 7,875 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे, फिर ये 4.95 से कम आएगा, देखेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन को ऊपर ऊपरी समझ गया आपको। डू यू अग्री विद द डिसीजन ऑफ बाइंग कंसिडरिंग द रिलेवेंट कॉस्ट? इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग और बाइंग इज मोर, व्हाट आर फैक्टर्स अदर देन कॉस्ट विल इन्फ्लुएंस मेकिंग डिसीजन। मतलब आपके, आप ये समझना, अभी तक जब तक अपन इंटर में पढ़ रहे थे ना दोस्तों, इंटर में क्या बोलते थे मालूम है क्या, खाली कैलकुलेशन पे फोकस करते थे, यहाँ भाई कैलकुलेशन करके दे दो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद और क्या फैक्टर्स है जो तुमको इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसा मतलब अगर अपन घर पे बनाएंगे तो क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा रहेंगे, घर पे बनाएंगे तो सबसे पहले क्वालिटी ज़्यादा रहेंगे, घर पे बनाएंगे तो अपन अपने हिसाब से कभी भी बना सकते हैं, इमरजेंसी में ज़्यादा ही बना सकते हैं, अपने को थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा।
लेकिन अगर बाहर वाले को अपन ने इमरजेंसी बोला तो अपने को ज़्यादा कॉस्ट लगा सकता। उसके बाद अपने को अगर अभी काम नहीं है तो अपन बना भी नहीं सकते। और उसके बाद अपन समझ खुद के बाई करने के टाइम पे अलग फैक्टर्स होते और परचेस करने के टाइम पे अलग फैक्टर्स होते। तो वो जो पार्ट बी है ना 7 मार्क का क्वेश्चन में 2 मार्क उसके ले देते। तो फैक्टर्स भी लिखते हुए चलना, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया खत्म हो गए बात। क्वेश्चन समझ गया, आ जाए सॉल्यूशन पे। बताओ बताओ बताओ, सॉल्यूशन पे आ जाए। यस, सबसे पहले ओवरहेड्स का वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग ओवरहेड्स के प्रीवियस और करंट ना, क्या है प्रीवियस और करंट, करंट टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, टोटल कितने बताओ, 30,000 और 31,500, 30,000 और 31,500। इसमें अपन बोलेंगे इसमें वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं 75%, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं 75%, दैट इज 30,000 का 75%, 22,500। यहाँ पर अपन लिख देंगे रिलेवेंट कॉस्ट। फिर 31,500 का 75%, दैट इज 23,625। दिस इज रिलेवेंट कॉस्ट। जो फिक्स्ड ओवरहेड है कितना परसेंट है, 25% है। क्लियर, 30,000 का 25% जो अपन ने ऑलरेडी कर दिया था 7,500। दिस इज व्हाट इररिलेवेंट कॉस्ट। आप बड़ा लिखना इररिलेवेंट कॉस्ट, मैं तो ठीक है। फिर 31,500 माइनस 23,625, 7,875 इज इररिलेवेंट कॉस्ट। डन। ये इंपॉर्टेंट था, रिलेवेंट इररिलेवेंट। अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट लिखो। स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल, या वेरिएबल नहीं लिखते हैं सर, रिलेवेंट कॉस्ट लिख दो। स्टेटमेंट शोइंग रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे प्रीवियस और यह लिख देंगे करंट। मुझे एक बात बताओ, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे अगर अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात करें कितना आएगा 40,000, ये चेंज होने वाला है कि नहीं, 48,000 ये चेंज होने वाला है कि नहीं। फिर डायरेक्ट लेबर कितना है 20,000 22,000, 20,000 22,000। आप ये इंस्टाग्राम की लैंग्वेज यहाँ मत लिखना के वाली, एग्जाम में रहेंगे ओवरहेड्स का सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट लेंगे, फिक्स्ड वाला पार्ट नहीं लेंगे। वेरिएबल वाला पार्ट कितना है भाई 22,500 एंड 23,625, 23,625। दिस इज नथिंग बट वेरिएबल ओवरहेड्स। उसके बाद देखो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया। टोटल कॉस्ट एट करंट प्राइस छोड़ के एक्सपेक्टेड इंक्रीज लेना है क्या, नहीं लेना है। एक्सपेक्टेड इंक्रीज लेना है क्या, नहीं लेना है। रिलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या, जो एक्चुअल में लग रहे या लगने वाले, एक्चुअल में लग रहे, ये एक्सपेक्टेड इंक्रीज है। तो यहाँ अपना टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 40,000 प्लस 20,000 60 प्लस 22,500, दैट इज 82,500। और वही दूसरा 48,000 प्लस 22,000 प्लस 23,625, दैट इज 93,625। इज दिस क्लियर। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 20,000। तो मेकिंग कॉस्ट पर स्विच कितना है, मेकिंग कॉस्ट पर स्विच कितना है सर 93,625 डिवाइड बाई 20,000, ये हो गया 4.68। और ये वाला कितना है 82,500 डिवाइडेड बाई 20,000, 4.125। इज दिस क्लियर। मेकिंग कॉस्ट पर स्विच कितना है 4.125, और ये कितना है इतना। सर अपन मार्केट में कॉस्ट ऑफ बाइंग कितना था, कॉस्ट ऑफ बाइंग कितना था 4.50, और इधर कितना था 4.50 प्लस 10%, दैट इज 4.95। तो मुझे बताओ कि कौन सा सस्ता है, दो
सर प्रीवियसली भी अगर अपन देखेंगे तो यही वाला सस्ता है, और अगर करंट भी देखेंगे तो यही वाला सस्ता है। तो अपन ने टोटल कॉस्ट को पकड़ के डिसीजन लिया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अपन डिसीजन ले रहे, डिसीजन में टोटल कॉस्ट की तरफ से डिसीजन नहीं लेने का, सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट कॉस्ट पकड़ के डिसीजन लेने का। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तो अपन यहाँ पर बोलेंगे इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, या लिख लो आप, इट इज़ not advisable that purchase department continues to buy the switch because the variable cost या relevant cost of making is less than buying the switch. Is this clear? ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। Is this clear? फटाफट कॉपी करो। डन 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 डन। क्लियर? क्वेश्चन क्या था? वर्किंग्स, फिर ये वर्किंग नोट भी इंपॉर्टेंट है और ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है। समझा आपको? डन। अब बाकी का अगर और रह गया होगा तो प्लीज़ पॉज करके लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, और सीए में भी है ना, सेम ऐसा क्वेश्चन है, सेम मतलब सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट। कभी कभी सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट है ना, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन खेलते हैं। ये क्वेश्चन की एक खास बात क्या है पता है क्या? अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझे, आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो आप क्या बोलोगे, मतलब गड़बड़ मतलब टोटल, मतलब क्वेश्चन में ना सॉल्व करते करते गड़बड़ कर दोगे। बड़े क्वेश्चन का मैंने आपको बताया ट्रिक क्या है, कि उसको पढ़ते पढ़ते क्या करो, पढ़ते पढ़ते ही पूरा उसका शॉर्टकट बना लो, मतलब शॉर्टकट एज इन क्या दिया है, कहाँ दिया है, क्या दिया है, मार्क करके रख लो। डन? हाँ आ जाओ। क्या बोल रहा, द ऑफिसर्स रिक्रिएशन क्लब ऑफ ए लार्ज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज अ सिनेमा थिएटर फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू मतलब फर्स्ट पैराग्राफ समझ गया, कुछ काम करनी है। नेक्स्ट, द थिएटर हैज बीन शोइंग द पिक्चर ब्लड बाथ फॉर द पास्ट 2 वीक्स, मतलब पिछले 2 हफ्ते से ब्लड बाथ की पिक्चर चल रही। बहुत बढ़िया। दिस पिक्चर विच इज स्ट्रिक्टली फॉर अडल्ट ओनली, मार्क करते चलो। अब यहाँ से शुरू, जो ब्लड बाथ है ना वो सिर्फ किसके लिए, अडल्ट के लिए है। हैज बीन अ ग्रेट हिट and the manager of the theater is convinced that the attendance will continue to be above normal for another 2 weeks। मतलब देखो अटेंडेंस क्या रहेगा, above normal for another 2 weeks, मतलब पिछले 2 हफ्ते से तो चली रही ब्लड बाथ, और आने वाले 2 हफ्ते भी क्या चलेंगी, बढ़िया चलेंगे बोले, मतलब बहुत बढ़िया। इफ द शो ऑफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड, मतलब अगर अपन ने अभी तक 2 हफ्ते से चला रहे और अगर 2 हफ्ते चलाएंगे तो क्या रहेगा, अडल्ट ही आने वाले हैं और ये अबो नॉर्मली चलने वाली है। परफेक्ट। हाउएवर अनदर पॉपुलर मूवी ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू बाई बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर खास बात क्या है, देखो ये मूवी में अडल्ट्स भी आएंगे, ये मूवी में चिल्ड्रंस भी आएंगे। तो आप एज ए थिएटर, आप थिएटर ओनर सोचो
पहले मूवी में सिर्फ अडल्ट आ रहे, दूसरे मूवी में अडल्ट प्लस चिल्ड्रंस आ रहे, तो अपनी क्या मेंटेलिटी रहती है कि भाई लोग ज़्यादा आएंगे, वो लोग देंगे। अप्पू ऑन द एयर बस ये मूवी है, अगर इज बुक फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, मतलब देखो पास्ट 2 वीक्स का हो गया, अब जो नेक्स्ट 2 वीक्स है ना उसके ऊपर लड़ाई चल रही है कि ब्लड बाथ लगाना है या अप्पू ऑन द एयर बस लगाना है, समझ रहे। ये मूवी में ब्लड बाथ में सिर्फ अडल्ट आने वाले हैं, अप्पू ऑन द बस में अडल्ट प्लस चिल्ड्रंस दोनों आने वाले। इसके अंदर क्या बोला है कि अबो नॉर्मल अटेंडेंस रहेंगी, इसका अटेंडेंस कुछ बोला नहीं है। इवन इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड द थिएटर शुरू कॉस्ट शुरू देखो, इवन इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड मतलब ब्लड बाथ अगर एक्सटेंड भी कर रहे हैं, द थिएटर हैज टू पे द रेगुलर रेंटल ऑन द अप्पू ऑन द एयर बस एज वेल। मतलब अगर ब्लड बाथ भी तुम लगा रहे ना तो तुमको जो अप्पू के लिए जो रेंट देना पड़ रहा है वो देना ही पड़ रहा है। इसका मतलब आप समझो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ब्लड बाथ लगाना है या अप्पू ऑन द एयर बस लगाना है, क्वेश्चन ये रहेगा आपको समझ गया अपने को कि किस में अपने को ज़्यादा फायदा हो रहा है वो लगाएंगे। लेकिन आप समझो ये जो मैंने जो ग्रीन में लाइन किया उसका मतलब क्या है, इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड द थिएटर हैज़ टू पे द रेगुलर रेंटल ऑन द अप्पू ऑन द एयर बस एज वेल। मतलब क्या है, अगर तुम ब्लड बाथ रखो या अप्पू ऑन द एयर बस रखो, दोनों केस में आपको रेंटल तो देना ही है। अगर अप्पू ऑन द एयर बस रखोगे उसका तो रेंटल दोगे, लेकिन वो क्या बोल रहा, इवन इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड अप्पू ऑन द एयर बस का क्या देना पड़ेगा अपने को, रेंटल देना पड़ेगा। मतलब कि क्या है, जो रेंटल कॉस्ट है वो दोनों में सेम है, तो दोनों में जब सेम है तो दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। समझ रहे क्या, समझा क्या? बीड़ू 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 कहा गया अपने नोट्स देखो, टीन 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 टीन। ये क्या हो गया, अनअवॉइडेबल कॉस्ट के जैसा हो गया। अनअवॉइडेबल कॉस्ट और इनएस्केपेबल कॉस्ट, देखो अल्टरनेट 1 में भी देना ही है, अल्टरनेट 2 में भी देना ही है, तो कोई भी अल्टरनेट लो, दिस इज अनअवॉइडेबल, हेंस दिस इज एन इररिलेवेंट कॉस्ट। इज दिस क्लियर? ऐसा समझते समझते चलो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब क्या होता है देखो, नॉर्मल अटेंडेंस एट थिएटर इज 2000 पैटर्न्स पर वीक, मतलब 2000 सीट जाती है, नॉर्मल अटेंडेंस है, ठीक है। यहाँ पर इसको मार्क कर लो, नॉर्मली 2000 पर वीक जाती है। अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द होम आर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 12, मतलब 2000 के 1/4 500 चिल्ड्रेन है। परफेक्ट। अटेंडेंस ऑफ ब्लड बाथ हैज़ बिन 50% ग्रेटर देन द नॉर्मल टोटल, मतलब वो क्या बोल रहे हो देखो, ब्लड बाथ का वो अबो नॉर्मल बोला ना, तो अबो नॉर्मल 2000 है, लेकिन ब्लड बाथ के इसमें 50% एबो रहेगा। अबो में देखो ये फुल कैपेसिटी नहीं है, नॉर्मल अटेंडेंस मतलब फुल कैपेसिटी तो थिएटर की पूरी रहती है, लेकिन नॉर्मली उसमें 60% 70% फिलिंग होती है, तो वो लोग नॉर्मल कैपेसिटी दिए 2000। क्वेश्चन में ऊपर की क्लैन में था कि ब्लड बाथ अबो नॉर्मल चल रहा, अबो नॉर्मल कितना चल रहा, 50%, मतलब 2000 प्लस 50% 3000 चल रहा। इज दिस क्लियर? ब्लड बाथ हैज़ बिन 50% ग्रेटर देन नॉर्मल, 50% ग्रेटर देन नॉर्मल, दैट इज 2000 प्लस 50% विच इज इक्वल्स टू 3000। क्लियर? द मैनेजर बिलीव्स दैट this would taper off during the second 2 weeks, 25% below that first 2 weeks and during the third week and 33.3% below the first 2 weeks during the fourth week। मतलब देखो ये है ना, पहले चलते आ रहा था पहले 2 हफ्तों में, लेकिन इसका 25% गिर जाएगा थर्ड वीक में और 33% गिर जाएगा फोर्थ वीक में, और अपने को थर्ड और फोर्थ वीक के बारे में ही निकालना है। अगर आपको ध्यान होगा तो पहले 2 वीक का हो गया, अब नेक्स्ट 2 वीक्स में कितने मतलब वो अप्पू ऑन द बस, अप्पू ऑन द एयर बस लगाए या ब्लड बाथ लगाए, तो ब्लड बाथ का क्या बोल रहा हूँ, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, 3000 तो नॉर्मली है, लेकिन अब थर्ड वीक में 25% गिर जाएगा, थर्ड वीक में 25% गिर जाएगा, तो 3000 माइनस 25%, बताओ कितना होगा, 3000 माइनस 25%, 2250। फिर फोर्थ वीक में 33% गिर जाएगा, तो 3000 माइनस 33.33%, दैट इज 2000। इज दिस क्लियर? लेकिन आप समझो ये ब्लड बाथ में दोनों भी क्या है, दोनों भी अडल्ट है, अडल्ट। परफेक्ट। अटेंडेंस ऑन अप्पू ऑन द एयरबस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल थ्रू आउट इट्स रन रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन। वो नॉर्मल रहेगा मतलब क्या है, 2000 ये नॉर्मल रहेगा मतलब क्या है, इसको दूसरे इसमें लिखो, नॉर्मल रहेगा मतलब 2000, और ये 2000 में 1500 अडल्ट 500 चिल्ड्रन, लेकिन ब्लड बाथ में चिल्ड्रन नहीं है भाई, पूरे के पूरे अडल्ट है। बस इधर तक अगर आप समझ गए ना तो हो गया क्वेश्चन। मतलब नंबर ऑफ सीट्स निकालना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ नहीं है। ये सीट के ऊपर इतना रेट ले लो, ये सीट के ऊपर इतने पॉपकॉर्न का रेट ले लो, बस खत्म। इधर तक समझा गया?
उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ऑल रन्स एट द थिएटर आर शोन एट रेगुलर प्राइस ऑफ 2 फॉर अडल्ट, तो अडल्ट का जो भी रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1.2 फॉर चिल्ड्रेन, तो 500 को चिल्ड्रेन से मतलब 1.2 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। द रेंटल चार्जेस फॉर ब्लड बाथ इज 900 फॉर 1 वीक, 1500 फॉर 2 वीक्स, फॉर अप्पू ऑन द एयरबस इज 750 फॉर 1 वीक। देखो अप्पू ऑन द जो ब्लड बाथ, इवन इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड, देखो अप्पू ऑन द एयरबस का जो भी रेंटल है ना वो अपने लिए इररिलेवेंट कॉस्ट है, तो ये जो 750 और 1200 है वो अपने इररिलेवेंट है, क्योंकि अगर अपन ब्लड बाथ भी लगाए तो वो तो देना ही था, तो दैट इज इररिलेवेंट। ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फिक्स्ड, फिक्स्ड है तो इररिलेवेंट है, 4200 per week, except for the cost of potato wafers and cakes which average 60% of their selling price। मतलब ये सेल्स ऑफ पोटैटो रेगुलरली 1.2 है, इसका 60% इसका वेरिएबल कॉस्ट होता है रिगार्डलेस ऑफ द एज। क्लियर है, वो ये कुछ नहीं है, ये किसी कॉस्ट के लिए वो दिया। द मैनेजर कैन अरेंज टू शो, अब देखो द मैनेजर कैन अरेंज टू शो ब्लड बाथ फॉर 1 वीक, अप्पू ऑन द बेस फॉर 1 वीक, or you can extend the show blood bath for 2 weeks, or you can show air bus on the 2 weeks। मतलब यार 3 ऑप्शन दे दिया। अल्टरनेट 1 क्या है कि 1 वीक, ये वाला पैराग्राफ देखो क्या बोल रहा, 1 वीक आप ब्लड बाथ लगा लो, और नेक्स्ट वीक एंड सेकंड वीक आप अप्पू ऑन द एयर बस लगा लो। या अल्टरनेट 2 क्या बोल रहा, आप 2 वीक्स भी ब्लड बाथ लगा लो। या अल्टरनेट 3 क्या बोल रहा, वही है ना, और अल्टरनेट 3 अप्पू ऑन द एयर बस, या 2 वीक्स भी अप्पू ऑन द एयर बस, अप्पू ऑन एयर बस। तो अपने को क्या निकलना है, शो बाय कंप्यूटेशन द मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन हैज टू परस्यू। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल किस में रहेगा, समझ गए, समझे क्या बताओ। ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स अपने निकाले, ये सीट से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्या है बाद में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है रेट्स के साथ। ठीक है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप फटाफट एक ना आप खुद पढ़ लो, वापस से पढ़ते पढ़ते मैं मतलब वापस से सॉल्यूशन जब करेंगे ना मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप खुद से पढ़ लो पूरे क्वेश्चन को और समझो। कुछ नहीं समझा मतलब उसको मार्क कर लो, क्योंकि फिर जब अपन सॉल्यूशन करेंगे मैं वापस से समझाऊंगा तो आपको समझ जाएगा, लेकिन आप खुद से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 7 मार्क के लिए 14 मार्क के लिए डेफिनेटली आते हैं, और क्वेश्चन को बड़े साइज देख के मत करो, क्वेश्चन में ऐसे बहुत कुछ था नहीं, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में बहुत कुछ था क्या, क्वेश्चन में कुछ बहुत था नहीं, तो आपको एक बार समझ गया अपन ने धीरे धीरे पढ़ के अगर उसको बाइफरकेट कर लिया कि हाँ भाई ये डाटा किसका दिया, ये डाटा किसका दिया, ये इसको 50% ऐड करो बोल रहा, फिर थर्ड वीक में 25% कम करो, फोर्थ वीक में 33% कम करो, साइड हटाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बोल रहा ये हटाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोल रहा हटाओ, खत्म हो गया, 3 पैराग्राफ में तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फटाफट पढ़ो। फटाफट मार्किंग करते जाओ, मार्किंग करोगे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको बाद में। जैसे मैंने ये वर्किंग किया है ना थर्ड पैराग्राफ में, आप भी है ना छोटी सी वर्किंग कर लो, मतलब खुद को समझाते समझाते, मैंने तो ऑलरेडी समझा है लेकिन आप खुद को समझाते समझाते और एक बार वर्किंग कर लो। इसके अंदर है ना बहुत मतलब नॉलेज वाइज ऐसा बहुत बहुत लगता नहीं अपने को कि भाई इसके अंदर बहुत अपने को फॉर्मूलाज याद करना पड़ेंगे। पूरे कॉस्टिंग में आप देखोगे कि ऐसा ऐसा बहुत ऐसा फॉर्मूला ओरिएंटेड कुछ भी नहीं है, बस वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के बाकी फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला जो है ना जो आपने इंटर में पढ़ा बस उसका ही थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। वो एक ही चैप्टर है जिसके अंदर अपने को फॉर्मूला को थोड़ा स्ट्रेन करके दिमाग लगा के याद करना पड़ता, वो भी अपन समझ समझ के करें ना, उसको भी याद नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके अलावा कोई भी दूसरे चैप्टर में है ना ऐसा फॉर्मूला बेस नहीं है,
स्पेशली इन कॉस्टिंग। हाँ क्यूटी में तो वही है, पूरा क्वांटिटेटिव टेक्निक में वही है कि लर्निंग कर्व का अगर अपने को निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाले क्वेश्चंस को है ना इंस्टीट्यूट है ना कैसे भी घुमा सकती, लेकिन जो क्यूटी वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना उसमें एक फ़ायदा रहता है, कितना भी घुमाओ फॉर्मूला वही है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजिंग बना सकते हैं अपने को अगर लैंग्वेज नहीं समझी तो अपन गड़बड़ कर सकते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस। लेकिन अगर इसमें ना ये एक फ़ायदा है, इसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं रहता, अपने एबिलिटी के ऊपर रहता है कि अपने को क्वेश्चन समझ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। डन, आपका हो गया। चलिए अपन सॉल्यूशन पे। अल्टरनेट 1 2 3, तो यहाँ पर हेडिंग लिख लो स्टेटमेंट शोइंग, आ जाओ स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट showing evaluation, स्टेटमेंट शोइंग इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, कि अल्टरनेट 1 अल्टरनेट 2 अल्टरनेट 3 आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही साथ करोगे ना तो बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा, जितना भी टोटल मतलब जो भी पर्टिकुलर्स अपने को बार बार लिखना पड़ते ना वो लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वापस याद दिला दूँ, ये 3rd and 4th वीक के लिए काम चल रहा है अपना, ठीक है, 3rd and 4th वीक। डन, यहाँ पर ऑप्शन 1 दैट इज क्या है, इनका ऑप्शन 1 क्या था, ब्लड बाथ 1 वीक, तो यहाँ मैं 1 लिख रहा है ऐसा। ऑप्शन 2 सिर्फ ब्लड बाथ, और ऑप्शन 3 अपू ऑन एयरबस, यहाँ पर लिख देंगे पर्टिकुलर्स। बकायदा एकदम ऐसा डब्बा विब्बा बना के लिखो भाई, थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लिखो। ठीक है, सबसे पहले सर अपन ने ये जो नंबर ऑफ सीट्स निकाले कि भाई कितने बच्चे देखने वाले हैं, वो कितने बच्चे कितने बूढ़े देखने वाले हैं वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्या बोलेंगे इसको, स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स में सर 2 थे, अडल्ट्स और इसके अंदर चिल्ड्रंस थे। सर दोनों को अलग करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अडल्ट अलग रहेंगे चिल्ड्रंस अलग रहेंगे, क्योंकि अडल्ट का रेट कितना है 2/2 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टोटल मतलब चिल्ड्रंस का रेट कितना है 1.2 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल भी अलग अलग करो। सबसे पहले 1 वीक फॉर ब्लड बाथ एंड 1 वीक फॉर दिस, 1 वीक ऑफ ब्लड बाथ एंड 1 वीक ऑफ दिस। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले 3rd वीक ऑफ, अब 3rd वीक चल रहा तो ब्लड बाथ पहले चलेगा, तो ब्लड बाथ 3rd वीक में चलेगा, तो कितने चलने वाले हैं 3000 नॉर्मल है उसका, 3000 नॉर्मल है। ये वर्किंग नोट्स में अपन कर लेंगे, एक काम करो नीचे आ जाओ, एक वर्किंग नोट्स बना लो, वर्किंग नोट्स में लिखो नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 2000 पैटर्न्स पर वीक, 2000 पैटर्न्स पर वीक। अब इसके अंदर वो क्या बोलता, फॉर ब्लड बाथ इट वॉज 50% एबो नॉर्मल, अभी तक एबो नॉर्मल, दैट इज 2000 प्लस 50% विच इज इक्वल टू 3000, बट इन 3rd वीक में क्या हो रहा, वो 25% कम हो रहा, तो 3000 का 25% अगर अपन कम करेंगे तो कितना होगा 3000 माइनस 25%, दैट इज 2250। नेक्स्ट, बट एंड इन 4th वीक, वीक्स कैसा होगा, वीक 33.33% कम हो रहा। अब सर इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते कोई कि सर इससे 33% कम हो रहा है या इससे 33%, तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या होता है देखो, द मैनेजर बिलीव्स दैट दिस वुड taper off during the 2nd वीक द 25% बिलो दैट ऑफ फर्स्ट 2 वीक्स, मतलब पहले 2 वीक से 25% कम, ड्यूरिंग द 3rd वीक, मतलब
थर्ड वीक में 25% कम, एंड 33% बिलो दैट फर्स्ट टू 2 वीक्स ड्यूरिंग द फोर्थ वीक। मतलब देखो 33% ऑफ फर्स्ट टू 2 वीक्स बोल रहा, तो वापिस से वही है कि 3000 पे 33% कम ड्यूरिंग द फोर्थ वीक। क्लियर है? तो फोर्थ वीक में कितना होगा? 33% कम, तो 3000 पे 33% कम तो कितना आया? 2000 आया था ना। 3000 पे 33.33% कम 2000। परफेक्ट। तो ये समझ गए, ये ऊपर आ जाओ। तो 1 वीक में फर्स्ट वीक जब ब्लड बाथ लेंगे तो अडल्ट कितने रहेंगे बताओ? तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स अडल्ट और चिल्ड्रेन लिखने से पहले थर्ड वीक और फोर्थ वीक, क्योंकि इसमें भी थर्ड वीक और फोर्थ वीक में भी अलग है। थर्ड वीक और फोर्थ वीक, तो सर थर्ड वीक में कितने आ रहे हैं? 2250, 2250, क्योंकि ये ब्लड बाथ का है। अब और वन किसका था? और 1 वीक अप्पू अप्पू फोर्थ वीक अप्पू एयरबस का। अप्पू एन एयरबस तो क्या बोल रहा? नॉर्मल कैपेसिटी चलेंगे, 2000 वाले ही चलेंगे, तो यहाँ पर 2000 ही चलेंगे, 2000 अप्पू ऑन एयरबस का। क्लियर है क्या? तो सर यहाँ पर कितने लोग देखने वाले? 4250। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? देखो अप्पू ऑन द एयरबस में क्या बोल रहा? अटेंडेंस फॉर अप्पू ऑन द वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल थ्रू आउट दिस रन रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन। ये नॉर्मल रहेगा? बोलो बोलो, नॉर्मल रहेगा। परफेक्ट। अब इसके अंदर अपन अडल्ट और चिल्ड्रंस का कर देंगे अगर बाइफर्केशन, तो वो पहले वाला तो 2250 पूरे एडल्ट्स में आ जाएंगे, और दूसरे वाले में 1500 एडल्ट्स में आ जाएंगे, और इसके अंदर 500 एडल्ट्स में आ गए। तो ये कितने का हो गया? टोटल एडल्ट्स कितने हो गए? 2250 प्लस 1500, दैट इज अडल्ट्स हो गए 3750 और चिल्ड्रंस हो गए 500। क्लियर? यस सर। ऑप्शन 2 सर ब्लड बाथ रहेगा, तो अपन ने ब्लड बाथ में तो निकाल ही दिए 2250 और 2000, दैट इज 4250। सर ये पूरे के पूरे 4250 क्या है? अडल्ट हैं। सर अप्पू ऑन द एयरबस रहेंगे तो वो नॉर्मली रहेगा दोनों टाइम पे 2000 2000, टोटल रहेगा 4000। इसके अंदर इसका 1500 इसका 1500, 3000 अडल्ट रहेंगे, और 500 और 500 1000 चिल्ड्रंस रहेंगे। इज दिस क्लियर? बताओ ये क्लियर है क्या? परफेक्ट सर, ये तो क्लियर है। सर ये अडल्ट और चिल्ड्रन में क्यों बांटे? सर क्यों बांटे? क्योंकि रेवेन्यू जो है, अब रेवेन्यू अपन बोलेंगे अडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में। सर अडल्ट्स का रेट क्या चार्ज कर रहे हैं अपन? 2 के हिसाब से, तो अडल्ट्स कितने हैं? 3750 इंटू 2, 3750 इंटू 2, दैट इज @2 और @1.20, 7500 और 5500, सॉरी 500 इंटू 1.20 कितना है? 600। क्लियर? तो रेवेन्यू कितना मिला? 8100, और ये 4250 इंटू सिर्फ 2 का रेट, दैट इज 8500, और ये 3000 इंटू 2 6000, और 1000 इंटू 1.2 दैट इज 1200, तो ये टोटल हो जाएगा 7200। इज दिस क्लियर? दोस्तों ये हो गया रेवेन्यू वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया सर? रेवेन्यू वाला पार्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता देखो, या तो कॉपी कर लो पूरा, या तो कॉपी कर लो, एक एक चीज आराम आराम से होले होले करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स में घाई करोगे गड़बड़ हो जाएंगे। क्वेश्चन बाद में फिर आके एक बार क्वेश्चन ये जैसी आपका ये कॉपी होगा ना, क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में अपन ने रेवेन्यू वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया था। जैसे अगर मैं पढ़ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, ऑल रन्स एट थिएटर शोन एट रेगुलर प्राइस फॉर 2 फॉर अडल्ट्स एंड 1.2 फॉर चिल्ड्रन, ये हो गया था। रेंटल चार्जेस लेंगे, लेकिन उसके पहले और एक कुछ है क्या? देखो रेंटल चार्जेस तो किसके लेंगे बताओ? सर अप्पू ऑन एयरबस के नहीं लेंगे, सिर्फ ब्लड बाथ के लेंगे। ठीक है, उसके अलावा और कुछ है क्या? देखो डन। डन 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 डन।
सर नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, देखो ये रेंटल चार्जेस तो लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड 4200 पर वीक, वो लेने का है क्या, नहीं सर 4200 पर वीक फिक्स्ड है। तो अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 3 कोई भी लो, इररिलेवेंट कॉस्ट है, हटाओ साइड में हटाओ, इधर लिख दो। या ये किधर लिखना है आपको, ये वर्किंग नोट में लिखना है कि वाई दिस इज नॉट टेकन, 4200 का कॉस्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि दिस इज इररिलेवेंट कॉस्ट, डन। उसके बाद एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड केक्स विच एवरेज 60% ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। मतलब देखो कॉस्ट कितना है उसका, 60% है, कॉस्ट कितना है उसका 60% है। तो सर कॉस्ट अगर 60% है किसी का, तो उसके ऊपर अपन कितना कमा रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, हाँ, कॉस्ट अगर उसका 60% है तो अपन उस पर कितना कमा रहे बताओ सर, 40% कमा रहे हैं। कॉस्ट अगर कोई चीज़ का 60% है तो अपन उसके ऊपर कितना कमा रहे हैं, 40% कमा रहे हैं, क्योंकि 60% का तो कॉस्ट है, 60% ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। अब ये क्या हो रहा, सेल्स ऑफ पोटैटो कितने का था, रेगुलरली एवरेज 1.2 पर पैटर्न, मतलब 1.2 पर सीट। अब 1.2 पर सीट क्या था, पोटैटो बेच रहे थे, उसके अंदर 40% ये लोग कमा रहे, रिगार्डलेस ऑफ एज। रिगार्डलेस ऑफ एज इसने दे दिया, इसका मतलब क्या है, चिल्ड्रन को भी दे सकते हैं और अडल्ट को भी दे सकते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, वो क्या बोल रहा, 60% कॉस्ट है, मतलब 40% कमाई है। 40% किसका, 1.2 पर सीट का, 1.2 पर सीट, मतलब पर सीट सेल्स ऑफ पोटैटो कितना था, 1.2 पर सीट। तो आप समझ रहे, रेवेन्यू में ये भी आएंगे ना, रेवेन्यू विल ऑल्सो इंक्लूड, ये लिख दो, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्नैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्नैक्स कितना, टोटल सीट्स जितनी है उसका, उसको अपन ने 1.2 के हिसाब से दिया, मतलब देखो टोटल सीट्स 1.2 के हिसाब से दिया, लेकिन 1.2 का कितना परसेंट भाई, सिर्फ 40% कमाई है, तो 40%, तो 1.2 का 40% कितना होता, 1.2 इंटू 40%, 0.48 एट द रेट पर पैटर्न, मतलब पर सीट। अब टोटल सीट्स कितने हैं, 4250, तो 4250 इंटू 0.48 दैट इज 2040, या लिख दो 4250 इंटू 0.48। यहाँ पर भी कितने सीट्स है, देखो टोटल, देखो आप टोटल, आपको टोटल देखना है, 4250 वापस वही है, 4250 इंटू 0.48 2040, और लास्ट में 4000 इंटू 0.48 इज 1960। इज दिस क्लियर, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर, बताओ कि अपन, उसने बोला कि 60% का कॉस्ट है तो 40% फायदा है, कितना, 1.2 का 60% कॉस्ट है तो 1.2 का 40% फायदा पर सीट, तो फायदा अपन ने लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने को अल्टीमेटली पैसा, देखो ये लिख लो, आप फिर लिख लो, ये हौले 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 धीरे धीरे चलेंगे, पहले ये लिख लो, पहले रेवेन्यू लिख दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफरेंशियल कॉस्ट जब पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के साथ कंपेयर करना, तो ये भी तो रेवेन्यू है ना अपना, कंट्रीब्यूशन तो भी तो रेवेन्यू है। अपन सिर्फ टिकट थोड़ी बेचते भाई, उधर पॉपकॉर्न भी खाते ना, उधर 1.2 का पॉपकॉर्न, उसमें 60 रुपये का कॉस्ट, तो 40 रुपये का फायदा, 1.2 इंटू 40 रुपये दैट इज 0.48 पर सीट कमाई कर रहे हैं, पर सीट निकाल दिया अपन, डन, कॉपीड। ऊपर आ जाओ, ये हो गया रेवेन्यू हो गया। अब अपना कॉस्ट क्या है सर, कॉस्ट वो रेंटल चार्जेस है, रेंटल चार्जेस दे देंगे। रेंटल चार्जेस सिर्फ और सिर्फ किसके लेंगे, ब्लड बाथ के लेंगे और अपॉन द एयरबस के नहीं लेंगे, क्योंकि दिस इज इररिलेवेंट कॉस्ट। या लिख दो इररिलेवेंट कॉस्ट, ये भी वर्किंग नोट में लिखना है, ध्यान में रखना। यहाँ पर अपन लिखेंगे लेस क्या, इंक्रीमेंटल लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये हो गया इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। टोटल करना है, टोटल कर दो, नहीं तो ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला क्या था, 1 ब्लड बाथ और 1 इसका, सिंगल ब्लड बाथ का कितना चार्ज था, ब्लड बाथ अगर 1 वीक के लिए ले रहे तो 900 रुपये, अगर 2 वीक के लिए ले रहे तो 1500 रुपये। अप्पू का तो अपने को काम ही नहीं है, तो ब्लड बाथ पहले इधर 1 वीक के लिए तो 900 रुपये चार्ज लगा दो, और यहाँ पर ब्लड बाथ 2 वीक के लिए तो 1500 रुपये चार्ज। सर ये अपॉन द एयरबस का नहीं डालना है, यहाँ पर अपॉन द एयरबस का नहीं डालना है, क्यों नहीं डालना है, वर्किंग नोट में बता देंगे अपन, बस हो गया। इसके अलावा और कुछ था क्या, देखो
आ जाओ एक बार, ब्लड बाथ का ये ले लिए, 4200 ये लेना नहीं था क्योंकि ये इररिलेवेंट कॉस्ट है, 60% ये ले लिए, बस हो गया। ये पूरा इंपॉर्टेंट किस लिए था, ये वर्किंग नोट में अपन ने ले लिया, ये भी समझ गए, पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, खत्म। टोटल प्रॉफिट निकालो अब, आ दो फटाफट। इंक्रीमेंटल जिसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा करो, 8100 प्लस 2040 माइनस 900, सर ये है 9240। नेक्स्ट 8500 माइनस 2040 माइनस 1500, सर माइनस क्यों कर दिया मैंने, प्लस 2040 माइनस 1500 दैट इज 9040। उसके बाद 7200 माइनस 1960 दैट इज, सर प्लस, सर सॉरी 9120, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, 7000, ये कितना है 4000 इंटू 0.48 कितना होता, 1920, ओके सॉरी यार तुम लोग बताते भी नहीं। 7200 माइनस 1920 कितना होता, 52 प्लस, ऐसी गलती तुम मत करना क्या, प्लस माइनस 1920 कितना हो गया, 9120। बताओ सबसे प्रॉफिटेबल कौन है, सर सबसे प्रॉफिटेबल है कि एक महीना, दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, कि एक महीना अपन क्या करेंगे, मतलब सॉरी एक हफ्ता ब्लड बाथ और एक हफ्ता अपो ऑन द एयर बस, क्योंकि वही सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मतलब तीनों अल्टरनेटिव्स में। इज दिस क्लियर, ये लिख लो। ये लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिख लेंगे अपन, ये लिख लिया, ये लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिख लो, ये वर्किंग नोट हो गया, इधर लिख लो, इट में बी ऑब्जर्व्ड, it may be observed that net revenue is more at the option Nindari, at the option of running blood bath and Appu on the air bus for each week, या लिख दो 1 week, hence it must be chosen, hence it must be chosen, डन। ये लास्ट में लाइन लिखना जरूरी है, ग्राइंडेड मत लेना इसको। अब यहाँ पर आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स में जाके आपको जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना है वो दे दो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता कि आपको पहला वो देना है कि वो 4200 वाला इरेलेवेंट कॉस्ट क्यों नहीं लिया, नहीं उसके पहले आप ये लिखना कि जो रेंटल चार्जेस थे, रेंटल चार्जेस फॉर अप्पू ऑन द एयर बस, अप्पू ऑन एयर बस, ये क्यों नहीं लिया आपको समझ गया, खुद से लिखो, सीएमए फाइनल वालों उतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता, और यहाँ पर वो लिखना 4200 वाला जो फिक्स खर्च थे वो इरेलेवेंट कॉस्ट क्यों है, ये दो लिख दो, एंड ये भी इरेलेवेंट कॉस्ट क्यों है ये लिखना है आपको, ठीक है। ये दो आप लिखोगे, डन 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 डन। दिस कंप्लीट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप समझ रहे हैं जो अपन ने, मतलब ये कौन सा चैप्टर अपन कर रहे हैं,
वो डिसीजन मेकिंग वाला जो चैप्टर था ना, वो वाला अपन चैप्टर करें, डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर। तो ये डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में दोस्तों ऐसे ही रहेगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें फॉर्मूला ओरिएंटेड चलने वाला है क्या? नहीं, फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं चलेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अब ये हो गया रिलेवेंट कॉस्ट वाला अपन चल रहा, एक दो दिन अपना रिलेवेंट कॉस्ट चलेगा, उसके बाद फिर अपन टारगेट कॉस्टिंग में जाएगा। सिमिलर, कोई फॉर्मेट नहीं है कि स्पेसिफिक फॉर्मेट की ये फॉर्मेट करना है, ये करना है, लॉजिकली लॉजिकली अपने को दिमाग लगा के करना है। डन दोस्तों। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, वो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब जो अपन ने अभी तक मतलब ये सब अलग अलग किया ना, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, मजा आएगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। टिप टॉप टेक्सटाइल्स लिमिटेड, यस, ये वाला क्वेश्चन आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ना। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, यस। मैं आपको पढ़ाते, मतलब अभी अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ाते मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको ये खुद से सेल्फ ट्राई करना है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन स्टार्टिंग से साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको पढ़ने को टाइम दूंगा, लेकिन आपको खुद पढ़ना, मतलब खुद सॉल्व करके लाना है पूरा क्वेश्चन। मैं अपन दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे। आ जाओ, क्या बोल रहा? फर्स्ट, टिपटॉप टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ फैशन फैब्रिक्स। द कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर टू ऐड अ फर्दर प्रोडक्ट सुपर्ब टू द रेंज। मतलब वो सोच रहे हैं कि फर्दर प्रोडक्ट एक जो है सुपर्ब है उसको ऐड करेंगे क्या? अब उसको ऐड करने के लिए भाई वही करेंगे कि रिलेवेंट कॉस्ट निकालो और जितने बेचने वाला है वो देखो। अगर रिलेवेंट कॉस्ट कम है जिससे सेलिंग प्राइस है तो बेच देंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे, सिंपल। यस, द मार्केट रिसर्च recently undertaken a cost of ₹50,000 suggests that the demand of Superb will last only for 1 year. फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो 50,000 है वो क्या है? ये क्या है बताओ? ये 50,000 का जो इन्होंने कॉस्ट इनकर कर लिया, ये क्या कॉस्ट है बताओ? सर ये जो 50,000 का जो खर्चा है, ये अभी अपन सुपर्ब बनाओ या मत बनाओ, ऑलरेडी इनकर्ड है। मतलब ये क्या है? संक कॉस्ट। ये क्या है? संक कॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी इनकर हो गया। देखो, अंडरटेकन ए कॉस्ट ऑफ 50,000 दैट सजेस्ट दैट द सुपर्ब विल लॉस्ट फॉर 1 ईयर। मतलब अपने अगर अपन सुपर्ब बना रहे या सुपर्ब नहीं बना रहे, ये 50,000 चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो ये क्या है? संक कॉस्ट है। और सर संक कॉस्ट किस में आएंगी क्या? रिलेवेंट कॉस्ट में काम आएंगी क्या बताओ? नहीं। तो इसका मतलब ये जो 50,000 है आपके कुछ काम नहीं आने वाला है। ये लिख दो यहाँ पर, ये संक कॉस्ट है। दिस इज नथिंग बट संक कॉस्ट। ये अपने काम आने वाला है क्या सर? नहीं, बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि ये खर्चा एक बार इनकर हो गया। नेक्स्ट, कहा थे अपन गया। अब वो क्या बोल रहा है? ये इन्होंने खर्चा किया ड्यूरिंग विच 50,000 यूनिट्स कुड बी सोल्ड एट द रेट 25 पर यूनिट। मतलब वो कर रहा 50,000 यूनिट्स बिकेंगे एट द रेट 25 पर यूनिट के हिसाब से। तो 50,000 इंटू 25, 12,50,000 अपना क्या रहेगा? सेल्स रहेगा। क्लियर है? ये कुड बी सोल्ड है, सेलिंग प्राइस दिया है अपने को। डन, यस, ये सेलिंग प्राइस दे दिया अपने को। अब अपने को कॉस्ट निकालना है। फिर अपन कॉस्ट निकालने के बाद कंपेयर करेंगे कि भाई जो 25 रुपये का जो टोटल कॉस्ट है, मतलब जो टोटल कॉस्ट है 25 रुपये से ज़्यादा है या कम है? अगर 25 रुपये से ज़्यादा है तो नहीं बनाएंगे, 25 रुपये से कम है तो बना लेंगे। सिंपल। देखो, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सुपर्ब कुड बी टेक प्लेस इवनली थ्रू आउट द ईयर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ दिस। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस के लिए हो गया। अब कॉस्ट के लिए डाटा देंगे, कॉस्ट के लिए डाटा पूरा कॉस्ट निकालेंगे, फिर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे। सिंपल। क्वेश्चन को ऐसा ब्रेक करते करते पढ़ो तो मजा आएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट पैरा रॉ मटेरियल के लिए दिया है क्वेश्चन, पहले देखो, फिर ये पैरा लेबर के लिए दिया है, उसके बाद मशीनरी के लिए दिया है। मतलब सर 3 बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिया है। उसके बाद ओवरहेड्स का भी कहीं दिया होगा, ये मार्च हो गया, ये ओवरहेड्स का भी दिया है। मेन जो खर्चे रहते हैं अपने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तो ये 3 खर्चे के 3 अलग अलग पैराग्राफ दिए हैं, अपने को अब निकालना है वैल्यू। डन, आ जाओ। यस, सबसे पहले रॉ मटेरियल। ईच सुपर्ज वुड रिक्वायर 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, पॉश, फ्लैश और स्मैश। मतलब उसको 3 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल लगते, एक लगता पॉश, एक लगता फ्लैश, एक लगता स्प्लैश। डन, एक एक अपन समझो कि बस इतना ही क्वेश्चन है। क्या लगता? 3 quantities required, current stock level and cost of each raw material are shown below।
ये देखो रॉ मटेरियल पॉश फ्लैश स्प्लैश मीटर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ सुपर्ब। सुपर्ब के लिए कितने यूनिट चाहिए? 1 यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, 0.5 यूनिट चाहिए। करंट स्टॉक है इनके पास 1,60,000 और ये मतलब पर यूनिट, ये पर यूनिट अपने को कितने बनाने गए? 50,000 बनाने गए। तो 50,000 इंटू 1 50,000 रिक्वायर्ड है, 50 इंटू 2 1,00,000 रिक्वायर्ड है, 50,000 इंटू 0.5 25,000 रिक्वायर्ड है। अब समझ रहे रिक्वायर्ड कितना है अपने को? यहाँ पर अपन लिख देते हैं रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड, टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड। देखो क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा, टोटल क्वेश्चन आपको घर से करके लाने का है। टोटल यूनिट्स पॉश के कितने रिक्वायर्ड रहेंगे? 50,000 इंटू 1 50,000 यूनिट्स, 50,000 इंटू 2 1,00,000 यूनिट्स इसके, और 50,000 इंटू ये 25,000 उसके। इज दिस क्लियर? क्लियर है क्या ये बताओ? अब पॉश इज रेगुलरली यूज, क्यों क्या बोल रहा? पॉश रेगुलरली यूज्ड है। तो सर जो रेगुलरली यूज रहता वो बंदे को, वो चीज़ को अपन क्या करते हैं? मार्केट से जाके परचेस कर लेते हैं, क्योंकि ये रेगुलरली यूज्ड है। तो अपन मार्केट से जाएंगे और क्या करेंगे? परचेस करके आ जाएंगे। तो पॉश वाला कौन सा रेट है बताओ? ओरिजिनल कॉस्ट। सर ओरिजिनल कॉस्ट तो कभी कुछ काम नहीं आता, क्योंकि ये बुक वैल्यू है। ओरिजिनल कॉस्ट इज नथिंग बट बुक वैल्यू, ये कभी कुछ काम नहीं आएगा। सर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या? अगर इसका कुछ और यूज़ नहीं है तो अपन इसको मार्केट में बेच देंगे, और ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब सॉरी मार्केट से खरीद लेंगे। और लास्ट में रीसेल वैल्यू मतलब क्या? इसको मार्केट में बेच देंगे अपने को, अगर अपने को कुछ काम नहीं है तो। फिलहाल पॉश तो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। पॉश को अगर रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? अपन मार्केट से जितना भी अपने को लग रहा है वो क्या करेंगे? खरीदेंगे। दैट इज पॉश रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर है? 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, मतलब पॉश को अपने को खरीद के लाना पड़ेगा क्योंकि उसको रिप्लेस करना है। डन। द करंट नेक्स्ट, द करंट स्टॉक ऑफ फ्लैश कितना है? इज रिजल्ट ऑफ ओवर बाइंग ऑफ एन अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहले बाई करके रख लिया था। अपने करंट स्टॉक में कितना है? 60,000 है। अपने को कितना रिक्वायर्ड है? 1,00,000 रिक्वायर्ड है। द मटेरियल इज नॉट इन यूज रेगुलरली बाय द टिपटॉप टेक्सटाइल्स एंड एनी स्टॉक दैट वाज नॉट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सुपर्ब वुड बी सोल्ड। मतलब ये 60,000 को अपन क्या करेंगे? सेल कर देंगे मार्केट में। मार्केट में सेल की वैल्यू कितनी है? 1.10। तो दिस इंटू 60,000, दिस विल बी अवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लेकिन सर अपने को 60,000 रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, अपने को 1,00,000 रिक्वायरमेंट है। तो ऊपर के जो 40,000 है वो क्या करेंगे? करंट मार्केट से बाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 40,000 से। इज दिस क्लियर? सर फ्लैश अपने को रिक्वायर्ड कितना है? 2 यूनिट और 50,000 यूनिट्स अपन बना रहे, तो 2 इंटू 50,000 1,00,000 यूनिट्स अपने को रिक्वायर्ड है। 1,00,000 में से 60,000 स्टॉक में है, लेकिन सर 60,000 रेगुलरली यूज में नहीं आ रही, तो अपन क्या करेंगे? इसको रीसेल वैल्यू। तो सेल करने के टाइम पे 1.10 मिलने वाला है, तो 1.10 इंटू 60,000। परफेक्ट, यस सर। अब जो एक्स्ट्रा 40,000 है वो मार्केट से बाई करेंगे। एक्स्ट्रा 40,000 इंटू 2.8। परफेक्ट सर। नेक्स्ट, द कंपनी डज नॉट कैरी एनी स्टॉक ऑफ स्प्लैश एंड द यूनिट्स रिक्वायर्ड वुड बी स्पेसिफिकली परचेज। तो लास्ट में क्या है? स्प्लैश जो 25,000 रिक्वायर्ड है वो अपने को स्पेशली परचेस करना पड़ेगा 5 रुपये के हिसाब से। इज दिस क्लियर? बताओ 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 बताओ, इज दिस क्लियर? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मटेरियल का हो गया, मटेरियल का क्वेश्चन हो गया। यस, टोटल मटेरियल कर लोगे। अब आ जाओ लेबर पे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ता है। मटेरियल होगा, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। यस, अब आ जाओ लेबर कॉस्ट पे। लेबर कॉस्ट क्या होता? देखो, प्रोडक्शन ऑफ ईच सुपर्ब वुड रिक्वायर क्वार्टर ऑफ एन आवर। सर क्वार्टर मतलब क्या? सर वो एक रील वायरल हुई थी ना, क्वार्टर मतलब 15 मिनट वाला। क्वार्टर मतलब क्या? 15 मिनट्स। क्वार्टर 15 मिनट्स कैसे? क्वार्टर मतलब 25% ऑफ 60 मिनट्स। 25% ऑफ 60 मिनट्स कितना होता है भाई? 15 मिनट्स होता। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रोडक्शन ऑफ ईच सुपर्ब वुड रिक्वायर 15 मिनट्स ऑफ एन आवर ऑफ स्किल्ड लेबर। मतलब 15 मिनट किसके लगेंगे? बताओ, 15 मिनट किसके लगने वाले? स्किल्ड लेबर के। ओके सर। आप देखो, ऐसे खिचड़ी में आप अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ये ऐसा लिखना है, जैसे भी आप लाइन लिख रहे नीचे लिख लो कि 15 मिनट लगेंगे स्किल्ड लेबर के लिए। नेक्स्ट, एंड 2 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर एट द रेट 20 पर यूनिट फॉर अनस्किल्ड लेबर। देखो, मतलब 15 मिनट लगेंगे उसको स्किल्ड लेबर को, और 2 आवर्स लगेंगे अनस्किल्ड को। इसका रेट भी दे दिया 20 पर आवर। सर स्किल्ड का रेट दिया है क्या? नहीं दिया अभी तक। इन एडिशन 1 फोरमैन वुड बी रिक्वायर्ड टू डिवोट ऑल इज वर्किंग टाइम फॉर 1 ईयर इन सुपरविजन ऑफ द प्रोडक्ट
ही इज करंटली पेड एन एनुअल सैलरी ऑफ 1,50,000, मतलब जो एक क्या लग रहा, फोरमैन भी लग रहा, उसको अपन कितना रुपया दे रहे, 1,50,000 रुपीज दे रहे। तो ये भी तो भाई खाली वो डिवोट ऑल इस टाइम, मतलब क्या ये रिलेवेंट कॉस्ट है। परफेक्ट सर। टिपटॉप टेक्सटाइल्स इज करंटली फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर मिलना बहुत मुश्किल है। द स्किल्ड वर्कर्स नीड टू मैन्युफैक्चर सुपर would be transferred from another job on which they are contribution earning a contribution of 4.5 per labor comprising 40 minus 30 minus 5.5. It should not be possible to employ additional skilled labor during the coming year if super not manufactured. The company expects to have अब देखो इधर तक पढ़ो, इधर तक कहाँ से द स्किल्ड लेबर के बारे में क्या बोल रहा, देखो वो क्या बोल रहा, स्किल्ड लेबर जो है ना वो शॉर्टेज में, वो यहाँ पर अगर काम करेंगे तो कहीं का काम छोड़ के आना पड़ेगा, वो कहीं का काम छोड़ के आएंगे, उधर कितने कमा रहे थे वो लोग, 4.5 पर आवर कमा रहे थे। आप समझो रिलेवेंट कॉस्ट में अपन ने पढ़ा था कि रिलेवेंट कॉस्ट में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो लोग मिस कर रहे दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो लोग जो मिस कर रहे दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट। तो वो जो स्किल्ड लेबर शॉर्टेज में, स्किल्ड लेबर उधर कहीं नहीं कमा रहे, मतलब उधर जो छोड़ के आ रहे वहां से 4.5 रुपीज कमा सकते थे, अपने पास आ रहे तो अपने को एक्स्ट्रा 4.5 रुपीज देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, द स्किल्ड लेबर्स नीड टू मैन्युफैक्चर सुपर्ब वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर जॉब, जो अनदर जॉब से आ रहे हैं ऑन विच दे आर अर्निंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 4.5 पर लेबर, उधर वो लोग 4.5 रुपये कमा रहे पर आवर, अगर तुम उधर से उठा के इधर डाल रहे तो तुमको एक्स्ट्रा 4.5 रुपये देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर, क्या बोलो, समझ रहा क्या? वो 4.5 रुपये कैसा है वो भी बताया उसने, 40 माइनस 30 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 5.5 दैट इज नथिंग बट 4.5 पर लेबर आवर। इज दिस क्लियर, बताओ दोस्तों, 4.5 पर लेबर आवर, मतलब 4.5 पर आवर अपने को देना पड़ेगा। यस। अब अनस्किल्ड के बारे में क्या बोल रहा, इफ सुपर्ब और नॉट मैन्युफैक्चर द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव अवेलेबल 2 लाख surplus unskilled labor hours during the coming year because the company intends to expand in the future. It has decided not to terminate the service of an unskilled labor in the foreseeable future. इसका मतलब क्या है, सरप्लस अवेलेबल थे अपने पास, जब भी सरप्लस अवेलेबल रहता तो वैसे, और वो क्या बोल रहा कि अपन इनको टर्मिनेट नहीं करने वाले थे क्योंकि अपने को ग्रो करना है, तो अगर टर्मिनेट नहीं करने वाले थे इसका मतलब क्या, अपन उनको पैसे तो देते थे, ये प्रोजेक्ट आए या मत आए, अनस्किल्ड लेबर वैसे भी सरप्लस में थे, तो अपन यहाँ पर जो अनस्किल्ड लेबर का काम कर रहे ले रहे, कितने घंटे ले रहे हैं अपन, 2 घंटे, कितने प्रोडक्ट्स, 50,000 के लिए, तो 50,000 इंटू 2 आवर्स 1 लाख घंटे, तो सरप्लस आवर्स में से है ना। अब समझ रहे, एक्स्ट्रा अपने पास अपन 50,000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो 50,000 यूनिट्स के अनस्किल्ड लेबर के कितने आवर्स लगेंगे, 1 लाख आवर्स लगने वाले हैं, 1 लाख आवर्स, तो वैसे भी ये सरप्लस में से है, तो अगर सर सरप्लस में है तो हेंस दिस इज ए इररिलेवेंट कॉस्ट। समझा क्या? क्लियर क्लियर क्लियर, यस सर, समझ गए सर। नेक्स्ट, द फोरमैन, देखो तो क्या बोल रहा था, फोरमैन इज ड्यू टू एन रिटायर इमीडिएटली, द फोरमैन को रिटायर करने वाले थे जिससे अपन एनुअल पेंशन दे रहे हो उसको 60,000। अच्छा देखो, ये फोरमैन को अभी अपन 60,000 रुपीज दे के एनुअल पेंशन तो वैसे भी देने वाले थे, एनुअल पेंशन तो अपन वैसे भी देने वाले थे, लेकिन उसको अपन 1,50,000 रुपीज दे के बोल रहे कि भाई 1 साल तू काम कर ले, तो उसको एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, 90,000, एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, 90,000, तो 90,000 विल बी अवर रिलेवेंट कॉस्ट। देखो अगर अपन फोरमैन को नहीं भी लगाते थे 90,000 रिलेवेंट कॉस्ट, देखो फोरमैन को अगर अपन नहीं भी लगाते थे ना, 1,50,000 नहीं भी देते थे ना, तो उसको 60,000 तो अपन वैसे भी देने वाले थे, एक्स्ट्रा कितना दे रहे अपन, 90,000, तो 90,000 क्या रहेगा, रिलेवेंट कॉस्ट रहेगा। समझ रहे, लेबर में अभी तक 2 कॉस्ट समझ गए अपने को, रिलेवेंट कॉस्ट समझ गया जिसका फोरमैन का 90,000, और इनडायरेक्ट अनस्किल्ड लेबर का समझ गया कि ये इररिलेवेंट है तो अपन लेंगे नहीं, बस अपने को स्किल्ड लेबर का समझने का है। इसके बाद देखो, ही हैज़ बिन प्रिवेलिंग अप टू द ड्यूरिंग 1 ईयर इन रिटर्न, वही क्या बोल रहा कि उसको मतलब 1 साल वो रुकने वाला है, तो 1 साल की अपन उसको 1,50,000 रुपीज़ दे रहे, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे, 90,000। अब आप समझो, स्किल्ड लेबर की बात है, स्किल्ड लेबर में आपको समझा देता, स्किल्ड की बात, स्किल्ड 15 मिनट लगने वाले थे,
15 मिनट, कितने यूनिट्स बना रहे सर अपन? 50,000 यूनिट्स बना रहे। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 50,000 इंटू 15 मिनट, दैट इज 7,50,000 मिनट्स डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो ये रहेंगे 12,500 आवर्स। 12,500 आवर्स लगने वाले। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? 12,500 रुपीज लगने वाले सर। यहाँ पर 12,500 ये तो लगने वाले, लेकिन यहाँ देखो 4.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके अलावा अपने को नॉर्मल रेट तो देना पड़ेगा सर। नॉर्मल रेट किधर है? या नॉर्मल रेट यहाँ छुपा है। स्किल्ड लेबर आवर्स का कितना है? 30 रुपये। जो सेल्स रेवेन्यू 40 लेस स्किल्ड लेबर आवर्स 30 एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट 5.5। तो यहाँ पर ये हिंट था कि स्किल्ड लेबर का कॉस्ट कितना है? 30 रुपीज़ पर आवर है। तो यहाँ पर अपने को इससे समझना था, तो यहाँ पर ये स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये दिया है डाटा, तो अपने को ध्यान में नहीं आता, वो अपन बाहर बाहर कहीं देखते रहते हैं। तो एट द रेट 30 रुपीज़ क्या हो जाएगा? एट द रेट 30 तो क्या हो गया? उसका एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन सर सिर्फ 30 से मानेगा क्या वो? नहीं, 4.5 एक्स्ट्रा भी लेगा क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी। तो 30 प्लस 4.5 दोनों का अपने को उसको क्या देना पड़ेगा बताओ? दोनों का उसको अपने को खर्चा देना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर कितना है? 12,500 इंटू 30 प्लस 4.5, क्योंकि 4.5 भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो आ गया 30 प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वहाँ वो छोड़ के आ रहा 4.5 रुपये कमा रहा था, 4.5 रुपये भी देना पड़ेगा। डन डन डना डन डन। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। देखो यहाँ पर भी है ना, वो 30 रुपये के अलावा 4.5 रुपीज़ कमा रहा था, तो अपने को 30 रुपये तो लेबर वेजेस देना ही है और 4.5 रुपीज़ भी देना पड़ेगा उसको। समझ रहे? ऐसा नहीं सर वो यहाँ पे तो अपन वेजेस दे रहे ना, तो वो 30 रुपये कमा रहा ना, वहाँ तो 4.5 भी कमा रहा था। स्किल्ड लेबर के बाद वो 4.5 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर रहा था, तो अपन वो प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन अपन मिस कर रहे हैं। अपन लेबर को नहीं दे रहे, ये अपन कंपनी को एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आप समझो, अपन कंपनी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। 30 रुपये तो अपन वेजेस के हिसाब से देंगे, लेकिन जितने आवर्स यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं वो उतने आवर्स यहाँ पर काम नहीं करेंगे ना, तो वहाँ पर वो कितने आवर्स काम नहीं करेंगे? 12,500 आवर्स वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो जब वहाँ पर 12,500 आवर्स काम नहीं करेगा तो वहाँ पर आवर 4.5 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन लेस, मतलब छूटने वाला है अपना, तो 4.5 रुपीज़ अपन एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। इज दिस क्लियर? ये पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया क्या? मटेरियल क्लियर, लेबर क्लियर, समझे? देखो बस देखो जितना अपने को समझने में टाइम लग रहा ना, बस आपको 5-10 मिनट लगेंगे इसको पूरा लिखने में, इसलिए आपको लिखना घर पे है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। इधर तक क्लियर? अब मशीन्स की बात आ जाओ। बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही बाकी है अब। सिंपल। मशीन्स में भी आपको मालूम है, देखो मशीन वाला क्या बोल रहा है, देखो मशीनरी 2 मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर सुपर्ब MT4 एंड MT7। ठीक है, MT4 और MT7 दो मशीन लगने वाली है। डिटेल्स ऑफ ईच मशीन: MT4 रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रीसेल वैल्यू, स्टार्ट एंड एंड। MT7 रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेस वैल्यू। Straight line depreciation has been charged on each machine for each year of the life. Tip Top Textiles owns a MT4 machines which are used regularly. देखो ये मशीन क्या है? रेगुलरली यूज होने वाली है। रेगुलरली कौन सी? MT4 मशीन जो है रेगुलरली यूज होने वाली है। Each MT4 machine is replaced as soon as it reaches the end of its useful life. तो MT4 वाला मशीन अगर यूजफुल लाइफ के पास आ गया तो रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब क्या है? MT4 के लिए अपने को कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा बताओ? सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वैल्यू लेंगे, क्योंकि अपन को ये रेगुलरली यूज है तो अपन रेगुलरली परचेस करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन MT7 मशीन्स का क्या बोल रहा है? MT7 मशीन्स आर नो लॉन्गर यूज। ये मशीन यूज करने वाले है कि अपन नहीं? तो यहाँ पर कौन सा मशीन यूज करेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट यूज करेंगे या रीसेल वैल्यू यूज करेंगे? बोलो सर रीसेल वैल्यू, क्योंकि अपन ये रेगुलरली यूज कर रहे क्या? नहीं। Empty machines are no longer used and the one which would be used for superb is the only one. Now if it were not used superb, it would be sold immediately. वो क्या करेंगे? बेच देंगे। MT7 मशीन्स रेगुलरली काम नहीं कर रहे, MT7 मशीन्स को अगर अपन अभी यूज नहीं करेंगे तो बेच देंगे। सर बेच देंगे तो रीसेल वैल्यू। सर अभी बेचेंगे तो 11,000 है, लेकिन 1 साल के बाद बेचेंगे तो 8,000 है। इसका मतलब रिलेवेंट कॉस्ट कितना है? सर आज अगर अपन ये मशीन बेच देंगे, अपने पास मशीन है, आज अगर अपन ये मशीन बेच देंगे तो 11,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन सर 1 साल ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद बेचेंगे तो 8,000 ही मिलने वाले। इसका मतलब क्या है? 3,000 रुपये कम मिलने वाले। तो 3,000 रुपये क्या है अपना रिलेवेंट कॉस्ट। इज दिस क्लियर? और सर MT4 मशीन का क्या है? अपने को रेगुलरली यूज रहता, तो आज अपन लेंगे उसको 80,000 में,
1 साल के बाद 65,000 में बेच देंगे, तो अपना इसके अंदर जो इसका जो डिफरेंस है 15,000, ये क्या है अपना रिलेवेंट कॉस्ट है। क्लियर? ये पूरे क्वेश्चन में अपने को मटेरियल का रिलेवेंट कॉस्ट, फिर लेबर का रिलेवेंट कॉस्ट, फिर मशीन्स का रिलेवेंट कॉस्ट, अब ओवरहेड्स का रिलेवेंट कॉस्ट, टोटल जो भी रिलेवेंट कॉस्ट निकला उसको ऐड करके उनको बताना है बस। अब ओवरहेड्स का देखो, ओवरहेड्स क्या बोल रहा, ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिकवरी, मतलब प्री डिटरमाइंड मतलब पहले ही उन्होंने एक रेट ऑफ रिकवरी सोचा फॉर ओवरहेड्स इज इन ऑपरेशन एंड द फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रिकवर्ड फुल्ली फ्रॉम द रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ 3.5 पर आवर। अपने को मालूम है फिक्स्ड ओवरहेड्स फुल्ली रिकवर कर रहे, फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्ब रहते, इधर अपना रिलेवेंट कॉस्ट बनेगा क्या सर? नहीं। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ सुपर बार 1.2 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है? 1.2 पर यूनिट है। और सर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स को अपन लेते हैं किस पे लेते हैं सर? एक्चुअल प्रोडक्शन पे लेते हैं। फॉर डिसीजन मेकिंग इंक्रीमेंट हो गया, बस इतना ही है। तो सर वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1.2 पर यूनिट। इसका मतलब क्या है बताओ? 50,000 इंटू 50,000, 50,000 इंटू 1.2 पर यूनिट इज नथिंग बट ओवरहेड्स का खर्चा। सर फिक्स का खर्चा लेंगे क्या? नहीं, इट इज सिर्फ अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, तो वो क्या रहेगा? इररिलेवेंट कॉस्ट। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन नहीं है, एक्चुअल पे लगते हैं, एक्चुअल पे, याद है ना? अब क्या बोल रहा लास्ट में? फॉर डिसीजन मेकिंग, बस बच्चों 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन घर पे करके आने का, ठीक है? फॉर डिसीजन मेकिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट रिलेवेंट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रिलेवेंट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर यूजुअली कंप्यूटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सच अ कॉस्ट शीट फॉर सुपर विद ऑल डिटेल्स ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एक्सेट्रा, सब्सटेंटिंग द फिगर्स विद नेसेसरी एक्सप्लेनेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। समझ रहे कि अपन ने क्या पढ़ा? अपने को रिलेवेंट कॉस्ट निकालना है। सर रिलेवेंट कॉस्ट जो अपन ने मटेरियल में निकाला, सर मटेरियल का तो हम भूल ही गए। देखिए कॉम्प्रेहेंसिव क्वेश्चंस का ये लफड़ा रहता कि आपको इसको पार्ट पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, ईजी है। देखो क्वेश्चन को अगर मैं आपको 2 पार्ट में देता था तो आपको समझ जाता था, आप बोलते थे भाई इससे ईजी क्वेश्चन तो है ही नहीं। मटेरियल ऑलरेडी अपन ने पढ़ा था वही था, लेबर ऑलरेडी अपन ने पढ़ा था वही था, लेकिन थोड़ा जो डायरेक्ट लेबर था उसमें, डायरेक्ट मतलब सॉरी स्किल्ड लेबर का अच्छा पॉइंट था, तो मैंने अपन स्टार भी कर दिया। खाली लेबर में स्किल्ड लेबर का अच्छा पॉइंट था। उसके बाद मशीन्स का भी अपने को मालूम था, रेगुलर यूज वाला रहेगा तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर रेगुलर यूज वाला नहीं रहेगा तो बोलो रीसेल वाला, परफेक्ट। और लास्ट में कौन सा था सर? ओवरहेड्स। फिक्स्ड तो लेते ही नहीं, वेरिएबल को लेते हैं, वेरिएबल को अपन ने ले लिया। इज दिस क्लियर? बोलो 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 बच्चों। आई नो थोड़ा हेवी जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई। तुमको ये वाला क्वेश्चन आया ना तो 14 मार्क्स के नीचे नहीं आता। 14 मार्क्स के लिए मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक कंसेप्ट आता तो क्या बुराई है भाई? मैं भी आपको फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए आपको अपने को इतना टाइम लग रहा, लेकिन जब अपन खुद से करेंगे तो आप मुझे बताओ, ये खुद से आप जब ये लेबर का पार्ट पढ़ेंगे तो खाली टाइम लगेगा, बाकी ये वाला तो आप फुटकन से 1 मिनट में कर लोगे। पॉश वाला रेगुलरली यूज है, चलो ये वाला ले ले। फ्लैश वाला 60,000 है तो इसका ये रेट, इसका ये रेट, तुरंत हो जाएगा। प्रैक्टिस, एक बार प्रैक्टिस हो जाएंगे ना तो ये तुरंत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। सर अभी यहाँ पर अपने टोटल कॉस्ट निकल जाएगा इससे। देखो अल्टीमेटली लास्ट में टोटल कॉस्ट निकलेगा। टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे अपन? टोटल कॉस्ट को अपन कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस के साथ। सेलिंग प्राइस कितनी है? 50,000 इंटू 25, दैट इज 12,50,000। तो 50,000 इंटू 25, 12,50,000 को अपन किससे कंपेयर करेंगे? जो अपना टोटल कॉस्ट आने वाला है, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट, दैट इज मटेरियल का, लेबर का, मशीनरी का एंड ओवरहेड का। चारों के 4 हेड आएंगे। रॉ मटेरियल का कैसे आएगा? देखो रॉ मटेरियल का आएगा पोश, फ्लैश, स्प्लैश। फिर लेबर का आएगा स्किल्ड, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड में अपन बोलेंगे ये तो इररिलेवेंट है तो 0, फिर फोरमैन का खर्चा। उसके बाद मशीनरी का MT4, MT7, इसका खर्चा। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स तो 0 आएंगे, लिखना वहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड्स 0, फिर यहाँ वर्किंग नोट लिख के नीचे वर्किंग नोट बनाना कि फिक्स्ड ओवरहेड आर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, इसलिए दैट इज एन इररिलेवेंट कॉस्ट, इसलिए नहीं लेते उसको, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत छोटा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन में उसने डाटा बहुत दिया था, बस लास्ट में फिर प्रॉफिट अगर आया तो बहुत बढ़िया, लास्ट में कमेंट कर देना। समझ गए दोस्तों? तो आज का लेक्चर अपन यही एंड करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर मैं थोड़ा छोटा रख रहा क्योंकि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ना घर पे करके आना है, ये वाला क्वेश्चन घर पे करके आना है। डन, ये वाला क्वेश्चन घर पे करके आना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू,
ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ सीट्स निकालना था दैट वाज गुड, मतलब अच्छा था। ये क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस, उसके पहले वाले क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो आपको ज़रूरत है। तो ये आज जो अपन ने 3-4 क्वेश्चन करे उसको क्या करो आप एक बार देख के आओ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तो पूरा करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर लेना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज अ होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप क्वेश्चन देखोगे ना क्या है, देखो मटेरियल एक्स वाई जेड, स्किल्ड अनस्किल्ड सुपरवाइजरी जनरल, ये सब दिया है। इन्होंने क्या बोल रहा है कि इनको नेट लॉस हो रहा है अभी 3.5 लाख का, लेकिन ऑब्वियसली आपको देखते हुए पर समझ रहा कि ये जो जनरल ओवरहेड्स है इसके अंदर 1,80,000 में रिलेवेंट भी होगा इरिलेवेंट भी होगा, तो इरिलेवेंट का खर्चा क्या करना है, निकालना है, समझ रहे। उसके अंदर देखो इरिलेवेंट का खर्चा क्या है, निकाल दो। ये जो भी डाटा दिया है देखो क्या बोल रहा, मटेरियल एक्स इज ऑब्सोल्यूट मटेरियल, ये वाला दिया है। फिर मटेरियल बाई स्किल्ड लेबर कैन वर्क ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट विच आर प्रेजेंटली ऑपरेटेड बाई सेमी स्किल्ड लेबर। एक बार ट्राई करो, अनस्किल्ड लेबर आर स्पेसिफिकली एम्प्लॉयड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिकली अगर इसके लिए ही अपन ने उसको लिए तो ये क्या है लेगा, रिलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर सिर्फ स्पेसिफिकली एम्प्लॉयड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा सुपरविजरी स्टॉक विल रिमेन वेदर और नॉट द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट अपन एक्सेप्ट करो या मत करो, जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वो तो रहेंगे ही। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा सुपरवाइजरी स्टाफ जो है ना, ये जो सुपरवाइजरी स्टाफ है ये क्या है, इररिलेवेंट कॉस्ट है। ये क्या है, इररिलेवेंट कॉस्ट है। तो 1 लाख रुपए तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। ये नेट लॉस कितने का आएगा, 2.5 लाख रुपए का आएगा। अभी अपन ने एक पॉइंट सर्च किया कि इररिलेवेंट कॉस्ट 1 लाख कम हो रहेगा। वैसे ही आपको देखो ओवरहेड्स आर चार्ज 33 पॉइंट ऑन स्किल्ड लेबर एंड 1 लाख। देखो ये क्या बोल रहा है, ओवरहेड्स आर चार्ज 33.3% ऑफ स्किल्ड लेबर। तो ओवरहेड्स है ना स्किल्ड लेबर पे चार्ज किया, लेकिन उसमें से क्या बोल रहा है, ओनली 1,25,000 वुड बी अवॉइडेबल। ओनली 1,25,000 अवॉइडेबल है। उसके मतलब बाकी जो भी खर्चा रहेगा ना वो क्या रहेगा बताओ दोस्तों, वो अनअवॉइडेबल है। और अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, इररिलेवेंट कॉस्ट। तो ओवरहेड्स का जो भी खर्चा है देखो 180 में से 1,25,000 जो भी बाकी का कितना है बचा 55,000 क्या है, इररिलेवेंट कॉस्ट है, उसको निकाल देना। तो आप ऐसे रिलेवेंट और रिलेवेंट कॉस्ट को निकालो और ये क्वेश्चन को ट्राई करके आओ, ठीक है। तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। देखो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर रिलेवेंट कॉस्ट फॉर XYZ, रिलेवेंट कॉस्ट फॉर लेबर अनस्किल्ड, रिलेवेंट कॉस्ट फॉर दिस। ये क्वेश्चन अपन कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं कराऊंगा आपको, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करके आना। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया, आपको खुद से करके आने का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप अगर आपको 70+ लेके आना है तो आप खुद ट्राई करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो समझा दिया। दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, और अगर मज़ा आ रहा तो क्या करो, बैच में एनरोल कर लो। बाय दोस्तों। और हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, लॉ के भी डेमो लेक्चर्स आ चुके हैं, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, एकत्वम फॉर CMA पे। और अगर कुछ डाउट्स है सर क्या करना, कुछ भी डाउट्स है ना तो askpranesar@gmail.com, ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय। और ये नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको।